एपिसोड 381। जबकि अन्य लोगों को ये पता लगाने में कुछ समय लगा कि दक्ष कहाँ गायब हो गया है, वह को तुरंत इसका एहसास हो गया। जैसे ही दक्ष उसके पीछे आया वह दूर चला गया। क्या ये पर्याप्त है? मेरी युद्ध भावना मुझे 50 मीटर की सीमा के भीतर कहीं भी टेलीप करने में मदद करती है। हालांकि यह कठिन था, लेकिन मेरी युद्ध भावना की मदद से मैं यह उपलब्धि हासिल करने में कामयाब रहा। दक्ष ने समझाया। उसने अपने टेलीपोर्ट की रेंज के बारे में झूठ बोला। वह 200 मीटर की रेंज में कहीं भी लीपोर्ट कर सकता था, लेकिन उसने 50 मीटर कहा ताकि भविष्य में उसके पास कोई तरकीब हो। उसने उन्हें यह भी नहीं बताया कि वह लंबी रेंज में भी टेपो कर सकता है। यद्यपि उसने अपनी क्षमताओं का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही दिखाया, फिर भी वह कमरे में उपस्थित अधिकांश लोगों को चौंकाने के लिए पर्याप्त था। अंतरिक्ष से संबंधित युद्ध आत्मा उस शक्ति के साथ यह एक उच्च स्तरीय युद्ध आत्मा प्रतीत होता है। इस लड़के में बहुत क्षमता है। मैंने युद्ध भावना के बारे में ऐसा कुछ पहले कभी नहीं सुना था। ये पहली बार है जब मैं ऐसा देख रहा हूँ। फ्रेंड्स, आप अविश्वसनीय युद्ध भावना है। इसे दुश्मन के पास तुरंत प्रकट होकर हमला करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। दुश्मन के लिए इस तरह की युद्ध भावना के खिलाफ कोई उपाय खोजना बहुत मुश्किल होगा। न केवल हमला बल्कि बचाव भी अविश्वसनीय होगा। अविश्वसनीय। मैंने सुना है कि डेमन के पास एक अच्छी युद्ध भावना थी, लेकिन उसके बेटे के पास उससे भी बेहतर कुछ है। ऐसा लगता है कि अक्ष साम्राज्य ने उसे अपना दुश्मन बनाकर बहुत बड़ी गलती की है। राजा के अधिकांश मंत्री आपस में बात करते हुए दक्ष की प्रशंसा करने लगे। दूसरी ओर ड्रैगन स्क्वाड के सदस्य और राजा चुपते वे बस दक्ष को देख रहे थे, जैसे कि वे किसी बात पर आकर रहे हो। ठीक है, तुम्हारे पास कुछ प्रतिभा है। ये कौशल निश्चित रूप से तुम्हें उनके घरों में घुसने और उनसे कुछ जानकारी प्राप्त करने में मदद कर सकता है। राजा ने सिर हिलाते हुए दक्ष से कहा, मैं भी आश्वस्त हूँ, लेकिन फिर भी मुझे यह विश्वास नहीं हो रहा है कि सिर्फ इस क्षमता के कारण तुम हमारी सुरक्षा को भेद कर बिना पकड़े गए। 50 मीटर की रेंज बहुत कम है। अगर तुम्हारी रेंज 500 मीटर भी होती तो भी तुम हमारे सुरक्षा कर्मियों की नजर में आ जाते। ड्रैगन स्क्वाड के नेता ने दक्ष को संदेह भरी नजरों से देखते हुए कहा, जैसा कि मैंने कहा, यह कठिन था, लेकिन मैं इसे करने में कामयाब रहा। किसी ने मेरी मदद नहीं की, और अगर वे चाहते भी कि मैं उनकी मदद करूं तो मैं उन लोगों की मदद कभी नहीं लूंगा जिन्होंने मेरी मां और मुझे कई कारणों से प्रताड़ित किया, जबकि हम निर्दोष थे। मैं उनका विनाश देखना चाहता हूं। मैं उनका पछतावा देखना चाहता हूं। उनकी खुशी ही वह चीज है जो मुझे सबसे ज्यादा दुख पहुंचाएगी। दक्ष ने भावुक स्वर में कहा, तुम अभिनय में अच्छे हो रहे हो। अगर मैं उनकी जगह होता तो मैं तुम्हारे अभिनय पर पूरा विश्वास करता। जब दक्ष ड्रैगन स्क्वाड लीडर को अपना स्पष्टीकरण देने के बाद देख रहा था तो उसने अपने दिमाग में जून की आवाज सुनी जो उसके अभिनय की प्रशंसा कर रही थी। शश, कुछ मत बोलो। तुम उस पूरी भावनात्मक मानसिकता को तोड़ दो जो मैंने इस यथार्थवादी प्रदर्शन को पाने के लिए बनाई थी। दक्ष ने अपने विचारों के माध्यम से जून से कहा, ठीक है, मैं तुम्हें अतीत के बारे में बताऊंगा और तुम्हारे पिता के साथ क्या हुआ। तुम हमें उनके रहस्य के बारे में बता सकते हो जो तुमने पता लगाया है। इतना ही नहीं, अगर तुम्हारी जानकारी सार्थक है तो मैं तुम्हें ड्रैगन स्क्वाड में एक पद भी प्रदान करूंगा। तुम में क्षमता है। राजा ने दक्ष से कहा। उन्होंने आगे कहा, अक्ष राज्य ने गलती की है। उन्होंने आपके साथ बुरा व्यवहार किया है। हमारा राज्य अपने लोगों या उनके परिवारों के साथ ऐसा कभी नहीं करता। अगर आपके पिता का जन्म यही हुआ होता तो आपको ये सब नहीं सहना पड़ता, लेकिन अब आप हमारे नागरिक बन सकते हैं। कृपया मुझे बताओ, मैं तुम्हें जो जानकारी दूंगा वह सार्थक होगी। दक्ष ने सिर हिलाते हुए कहा। हालांकि वह इस बात को लेकर उत्सुक था कि फूचेन के पिता के साथ वास्तव में क्या हुआ था, लेकिन यही कारण नहीं था कि वह राजा के सामने इस सवाल का जवाब पाने के लिए इतना अड़ा हुआ था। वह राजा के सामने खुद को एक वफादार बेटे के रूप में स्थापित करने के लिए ऐसा कर रहा था। वह एक ऐसे बेटे के रूप में दिखना चाहता था जो बदला लेने के लिए तैयार है ताकि उसका अगला भाग आसानी से आगे बढ़ सके। इस एक सवाल को पूछने के पीछे उसके पास और भी कई कारण थे। यह अधिक उचित होगा यदि आप वश उनसे सुने कि क्या हुआ। वह समय भी ड्रैगन स्क्वाड बल का नेतृत्व कर रहा था। राजा ने दक्ष से कहा, और फिर उसने अपनी नजर ड्रैगन की पोशाक पहने लाल बालों वाले व्यक्ति पर घुमाए। वशुन, उसे बताओ। उसने वुशु से कहा। हाँ महाराज। लाल बालों वाले आदमी ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। वुशुन ने दक्ष की ओर देखा और उसे अतीत की यादें ताजा होने लगी। यह सब 10 साल पहले हुआ था। तुम्हारे पिता ने बॉर्डर टाउन में अपना बेस बनाया था। फीनिक्स ऑर्गेनाइजेशन के वर्तमान नेता बमिल दूसरी तरफ की रखवाली कर रहे थे। मैं तुम्हारे पिता पर ज्यादा ध्यान दे रहा था क्योंकि वे ज्यादा खतरनाक थे, इसलिए मैंने अपने अधीनस्थों को बमिल का सामना करने और उसकी रक्षा को तोड़ने की कोशिश करने के लिए छोड़ दिया था, जबकि मैं अपनी सेना के साथ डेमन का सामना करने के लिए तैयार था। उसने दक्ष को समझाना शुरू किया। हमारे बीच कई लड़ाइयां हुई, कुछ हमारे सैनिकों के बीच और कुछ हमारे स्पिरिट वॉरियर्स के बीच। मैंने खुद तुम्हारे पिता से 3 बार लड़ाई की। हमारी लड़ाई का कोई नतीजा नहीं निकला। ये हमेशा बराबरी पर खत्म हुई। तुम्हारे पिता वाकई बहुत जिद्दी मूर्ख थे। हमारी लड़ाई
लड़ाई में वे कई बार बुरी तरह घायल हुए, लेकिन उनकी युद्ध भावना इतनी परेशान करने वाली थी कि उसने उन्हें गिरने नहीं दिया। अगर उनके पास कोई और युद्ध भावना होती तो मैं उन्हें हमारी पहली लड़ाई में ही मार सकता था, उन्होंने आगे कहा। वैसे भी हमारी तीसरी लड़ाई के बाद हम दोनों घायल हो गए और हमें अपने ठिकानों पर वापस लौटना पड़ा। मैं अपने ठिकाने पर चला गया जबकि वह अपने सीमावर्ती शहर में चला गया। वो शू ने कहा, वह आखिरी बार था जब मैंने उसे देखा था। जैसे ही मैं ठीक हुआ मैंने सीमावर्ती शहर पर हमला करने का फैसला किया। मैं एक बार और हमेशा के लिए निष्कर्ष निकालना चाहता था। मैं उसके साथ ड्रॉ होने से परेशान था। मैंने इस बार मौत से लड़ने का फैसला किया था। यह उसकी मौत या मेरी मौत होने वाली थी। दुर्भाग्य से चीजें वैसी नहीं हुई जैसी हमने उम्मीद की थी। जब हम सीमावर्ती शहर में पहुंचे तो हमने पाया कि यह वैसा नहीं था जैसा हमने सोचा था। डेमन वहां नहीं था। वहां मौजूद लोग चिल्ला रहे थे कि डेमन ने उन्हें धोखा दिया है। जाहिर है हमने उन सभी को मार डाला। यह एक बड़ी जीत थी, लेकिन यह बिल्कुल भी संतोषजनक नहीं था क्योंकि मेरे पास वह नहीं था जो मैं चाहता था। एक के बाद एक युद्ध में भारी हार के बाद अक्ष साम्राज्य ने आत्मसमर्पण कर दिया और सारा दोष तुम्हारे पिता पर आ गया। ये दावा किया गया था कि उसने अपने राज्य को धोखा दिया और हमारे ड्रैगन स्क्वाड में शामिल होने के लिए यहाँ भाग आया। यह एक मजेदार अफवाह थी, लेकिन मुझे ये जानकर आश्चर्य हुआ कि यह आपके राज्य की आधिकारिक कहानी थी। वैसे ईमानदारी से कहूँ तो उसने ऐसा नहीं किया। उसने हमारे साथ हाथ नहीं मिलाया। मेरा मानना है कि हमारे तीसरे युद्ध से घायल होकर लौटने के बाद उसके साथ कुछ हुआ। क्या हुआ मुझे नहीं पता, यहाँ तक कि मैं भी यह जानने के लिए उत्सुक हूँ कि क्या हुआ। वह शून्य ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, वह मर गया। दक्ष ने गंभीर स्वर में कहा, हम वह शून्य भोग सिकोड़ेन की रहस्यों के बारे में जानकारी एकत्र करने गए तो मैंने सुना कि मेरे पिता की मृत्यु हो गई है। इसका संबंध रॉयल ट्यूटर से था। मुझे और कुछ नहीं मिला, लेकिन मुझे कुछ और जरूर मिला। मुझे उनके गुप्त हथियार के बारे में पता चला। दक्ष ने कहा, उनका गुप्त हथियार? राजा ने भोग सिकोड़ागड़े हुए दक्ष से पूछा। हाँ, उनका गुप्त हथियार एक ऐसा हथियार जो युद्ध को एक पल में समाप्त करने के लिए काफी शक्तिशाली है। एक ऐसा हथियार जो आपकी हार और उनकी जीत का मतलब है, बिना आपके पास पलटवार करने का एक भी मौका दिए। दक्ष ने राजा से गंभीर स्वर में कहा। राजा सीधा बैठा रहा और उसने और भी दिलचस्पी से उसकी बातें सुनी। दक्ष जिस तरह से बात कर रहा था उससे ऐसा लग रहा था कि हथियार वाकई बहुत भयंकर था। यह विनाशकारी लग रहा था। ये क्या हो सकता है, एक ऐसा हथियार जो युद्ध को एक पल में खत्म कर सकता है? वह दक्ष के जवाब का इंतजार करते हुए सोच रहा था। वे इसे डेथ स्टार कहते हैं। दक्ष ने राजा से कहा, डेथ स्टार, क्या यह एक हथियार है? राजा ने पूछा। हाँ, डेथ स्टार सामूहिक विनाश का हथियार है और मेरे द्वारा एकत्र की गई जानकारी के अनुसार अक्ष साम्राज्य का राजा डेथ स्टार को अपने पास रखता है। दक्ष ने समझाया। वास्तव में यह क्या है? राजा ने पूछा और उसकी की भूख गहरी हो गई। यह अक्ष राजा के हाथ में अंगूठी है। दक्ष ने आह भरते हुए कहा, एक राजा? तुम्हारा मतलब है कि एक अंगूठी हमारे राज्य को नष्ट कर सकती है और युद्ध को एक पल में समाप्त कर सकती है? ये क्या बकवास है? राजा ने कहा, क्योंकि उसे इस पर विश्वास करने से इनकार था। महाराज, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। राज्य में केवल कुछ ही लोग इसके बारे में जानते हैं। जब मैं शाही शिक्षक के महल के अंदर घुसा था तो मैंने उनमें से एक को इसके बारे में बात करते हुए सुना था। दक्ष ने इस तरह जोर दिया जैसे वह वास्तव में किसी गंभीर बात के बारे में बात कर रहा हो। वह अंगूठी क्या कर सकती है? राजा ने शांत होते हुए पूछा और दक्ष को समझाने का मौका दिया। उन्होंने डेथ स्टार को मौत की अंगूठी के रूप में उल्लेख किया। उनके अनुसार यह आपके राज्य के ठीक ऊपर आग की एक विनाशकारी मील लंबी गेंद ला सकता है और इसे नष्ट कर सकता है, जिससे सब कुछ नष्ट हो सकता है। दक्ष ने समझाया। वह राजा ये सुनकर दंग रह गया। कमरे में मौजूद दूसरे लोग भी चौंक गए। अगर दक्ष जो कह रहा था वह सच था तो ये सामूहिक विनाश का हथियार था जिसने अनगिनत लोगों की जान ले ली और सब कुछ नष्ट कर दिया। अगर उनके पास वास्तव में इतना शक्तिशाली हथियार है तो उन्होंने पिछले युद्ध में इसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया और हार स्वीकार कर ली? ड्रैगन स्क्वाड के नेता ने दक्ष से पूछा। उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि वे ऐसा कर ही नहीं सकते थे। उस समय उनके पास डेथ स्टार नहीं था। मैंने सुना है कि राजा ने 9 साल पहले महल के अंदर इसकी खोज की थी। दक्ष ने ड्रैगन स्क्वाड लीडर को उत्तर दिया। भले ही मैं ऐसा मान लूं, फिर भी तुम्हारी कहानी में कई छेद है। राजा ने पिछले 9 सालों में इसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया और हमें मिटा क्यों नहीं दिया? वह अभी भी इसका इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहा है? इसका कोई मतलब नहीं है? ड्रैगन स्क्वाड लीडर ने दक्ष से पूछा। वह इसका उपयोग नहीं कर रहा है क्योंकि वह इसका उपयोग नहीं कर सकता। अंगूठी को प्राकृतिक ऊर्जा की एक बड़ी मात्रा एकत्र करने की आवश्यकता है। ये पिछले 9 वर्षों से प्रकृति से ऊर्जा एकत्र कर रही थी। वे लोग इस बारे में केवल इसलिए बात कर रहे थे क्योंकि वह अंगूठी 5 महीनों में पूरी तरह से चार्ज होकर उपयोग के लिए तैयार होने वाली थी। दक्ष ने राजा से कहा और उसने आह भरी। मैंने ये जानकारी 3 महीने पहले सुनी थी, इसलिए मेरे अनुमान के अनुसार आपके पास उन्हें रोकने के लिए अभी भी 2 महीने हैं, अन्यथा ये राज्य खत्म हो जाएगा। मेरे पास आपके लिए बस इतनी ही जानकारी थी। जहां तक ड्रैगन स्क्वाड की स्थिति
का सवाल है, मैं इसे खुशी से स्वीकार करूंगा जब तक आप अक्ष राजा से वह अंगूठी वापस ले सके। यदि आप ऐसा नहीं कर सकते तो इस राज्य में रहने का कोई लाभ नहीं है, क्योंकि यह नष्ट हो जाएगा। उन्होंने आगे कहा, आपने जो कहा वह सचमुच गंभीर है, मैं अभी भी इस पर पूरी तरह से विश्वास नहीं कर सकता। राजा ने भो सिकुड़न के लिए परेशानी खड़ी कर रहे हैं, फिर भी वे सादरीकरण नहीं लाए। क्या आपने कभी सोचा कि ऐसा क्यों हुआ? दक्ष ने राजा से पूछा। हालांकि वह जानता था कि ऐसा इसलिए था क्योंकि राजा शायद निर्वासित राजकुमार की मदद नहीं करना चाहता था, फिर भी दक्ष उस रहस्यमय हथियार के बारे में अपनी कहानी को फिट करने के लिए एक अलग बहाना देगा। उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? राजा ने अनुमान लगाने के बजाय दक्ष से पूछा। ऐसा इसलिए नहीं है कि वे आपसे डरते हैं, बल्कि इसलिए कि वे ये दिखाना चाहते हैं कि वे आपसे डरते हैं और वे आपको नाराज करने के लिए कुछ नहीं करने जा रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे इंतजार कर रहे हैं, सही समय का इंतजार कर रहे हैं, जब डेथ स्टार तैयार हो। उनके लिए आपके छोटे छोटे हमले कुछ और नहीं बल्कि चूहे की परेशानी पैदा करने की कोशिश है। दक्ष ने झूठ बोलते हुए समझाया। उन्होंने आगे कहा, वे जानते हैं कि चूहा सही समय पर मर जाएगा, इसलिए वे कुछ नहीं करते। राजा काफी देर तक पूरी गंभीरता से दक्ष को देखता रहा। भले ही आपने जो कुछ भी कहा वह असंभव लगता हो, फिर भी मैं आपकी बात पर विश्वास करूंगा। उन्होंने अंततः कहा, आप क्या सोचते हैं? उसने ड्रैगन स्क्वाड लीडर से पूछा। ऐसा नहीं लगता कि वह झूठ बोल रहा है, ड्रैगन स्क्वाड लीडर ने राजा को उत्तर दिया। हम भी ऐसा ही मानते हैं, यह एक गंभीर मामला है। उन्हें रोकने के लिए हमारे पास केवल 2 महीने बचे हैं। अगर हम अभी युद्ध भी छेड़ दे तो भी 2 महीने में उनकी राजधानी तक पहुंचना और उनके राजा को रोकना असंभव लगता है। राजा ने भो सिकोड़ना। महाराज, मुझे पता है कि आपके पास समय की सबसे अधिक कमी है, इसलिए मेरे पास एक सुझाव है कि आप अभी भी अक्ष राजा को कैसे रोक सकते हैं। दक्ष ने अचानक कहा। ओह, कैसे? राजा ने दक्ष से पूछा। यदि आप अपनी सेना से उन पर हमला करवाते हैं तो 2 महीने के भीतर राजधानी तक पहुंचना असंभव है। उनकी सेनाएं निश्चित रूप से सतर्क हो जाएंगी और रास्ते में आपकी सेना को रोक देंगी। दक्ष ने राजा से कहा, तो मैं उनके अति आत्मविश्वास का उपयोग करना चाहता हूं। वे अभी भी मानते हैं कि आप सच्चाई नहीं जानते हैं और उन्होंने अपनी सीमा पर सुरक्षा बहुत कम रखी है। मेरा सुझाव है कि आप अपने ड्रैगन स्क्वाड के बहादुर योद्धाओं की एक छोटी टीम भेजे। वे राज्य के अंदर घुस जाएंगे और बिना किसी बाधा के सीधे शाही राजधानी में उड़ जाएंगे। अक्ष साम्राज्य को इस हमले के बारे में पता नहीं चलेगा, इसलिए उनके पास कोई उपाय नहीं होगा। वहां पहुंचने के बाद वे राजा की हत्या करने और उसकी अंगूठी वापस लाने का अवसर ढूंढ सकते हैं। सफलता का यही एकमात्र तरीका है, लेकिन इसके लिए आपको इस एक ही हमले में अपनी पूरी ताकत लगानी होगी। दक्ष ने आह भरते हुए कहा। उन्होंने आगे बताया, यह एक बड़ा जोखिम है और इसमें जीत की संभावना जितनी ही विफलता की संभावना है। दूसरी ओर यदि आप कुछ नहीं करते हैं तो सुनाई साम्राज्य के बचने की संभावना लगभग नगण्य है। मेरा सुझाव है कि उनके राजा की हत्या कर दी जाए। हाँ, तुम हमें ऐसी चालाक रणनीति अपनाने को कह रहे हो जबकि हमारा राज्य अधिक शक्तिशाली है। राजा ने दक्ष को घूरते हुए कहा, काश कोई और रास्ता होता, लेकिन यही एकमात्र रास्ता लगता है। अगर तुम ऐसा नहीं करना चाहती हो तो मैं इसे भी समझ सकता हूँ। मैं बस चला जाऊंगा और तुम 2 महीने गुजारने और अपरिहार्य विनाश का सामना कर सकती हो। दक्ष ने आह भरते हुए जवाब दिया, हमें इस बारे में सोचने के लिए कुछ समय चाहिए। तब तक आप हमारे महल के अंदर ही रम, जब हम कोई निर्णय ले लेंगे तो हम आपको फोन करेंगे। राजा ने सिर हिलाते हुए दक्ष से कहा, समय बहुत महत्वपूर्ण है महाराज, मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अधिक देरी नहीं करेंगे। सीमा से वहां तक पहुंचने में 3 सप्ताह लगते हैं और यहां से और भी अधिक। आपके योद्धाओं को भी हत्या का प्रयास करने से पहले वहां की जानकारी एकत्र करने और अपने आसपास के माहौल को समझने के लिए कुछ समय की आवश्यकता होगी। उनके पास जितना अधिक समय होगा उतना ही बेहतर होगा। दक्ष ने पूरी गंभीरता से राजा से कहा, हिजड़े, उसे अतिथि कक्ष में ले जाओ और उसकी सुरक्षा के लिए दरवाजे के बाहर कुछ पहरेदार की व्यवस्था करो। राजा ने हिजड़े से कहा कि वह दक्ष को वापस ले जाए। हालांकि उसने कहा था कि वह अपनी सुरक्षा के लिए गार्ड की व्यवस्था चाहता था, लेकिन दक्ष जानता कि वास्तव में यह उसकी निगरानी के लिए था। ये स्पष्ट था कि राजा नहीं चाहते थे कि वह चले जाए और वह चाहते थे कि गार्ड दक्ष पर नजर रखे। दक्ष को नपुंसक द्वारा उस स्थान से बाहर ले जाया गया तथा मंत्रियों और ड्रैगन स्क्वाड के सदस्यों को अंदर ही छोड़ दिया गया जो आपस में चर्चा कर रहे थे। तारान के अनुसार कमरे के चारों ओर पहरेदार की व्यवस्था कर दी। वह कमरे में गया था और उसने देखा था कि दक्ष सबके सामने अपनी शक्तियां दिखा रहा था। भले ही राजा ने ये स्पष्ट रूप से नहीं कहा था, लेकिन वह राजा के इरादे को समझ गया था कि उसे गार्ड की व्यवस्था करने के लिए कहा गया था। उसने ऐसा किया कि दक्ष के कमरे से 50 मीटर की दूरी पर खड़े थे उसे घेर लिया ताकि अगर दक्ष बाहर टेली भी हो जाए तो वह भाग ना सके या महल के अंदर कोई नुकसान न पहुंचा सके। दक्ष की शक्ति डरावनी थी, इसलिए उन्हें उस पर कड़ी नजर रखनी पड़ी। दक्ष कमरे के अंदर आलीशान बिस्तर पर बैठा हुआ था और अपनी दिव्य इंद्रियों का उपयोग करके बाहर का नजारा देख रहा था। उसने अपने कमरे के चारों ओर सुरक्षा
सुरक्षा बलों की टुकड़ी देखी और मुस्कुराया। वे बेवकूफ सच में मेरे झांसे में आ गए। उन्हें लगता है कि मैं टैलिब से केवल 50 मीटर की रेंज में ही बाहर निकल सकता हूं। इसके अलावा उन्हें मेरी शक्ति की सीमाओं का पता नहीं है। अभी के लिए इतना ही काफी है। दक्ष ने बिस्तर पर लेटते हुए सोचा। जून दक्ष के पास आए और बिस्तर पर बैठ गई। तुम क्या सोच रहे हो? मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम इस मुकदमे को इस तरह कैसे खत्म करने की योजना बना रहे हो। तुमने अक्ष राजा की हत्या की व्यवस्था की है, इसका नतीजा ये होगा कि तुम राजा बन जाओगे। उसने दक्ष से पूछा। हाँ, कभी कभी मुझे भी आश्चर्य होता है कि सब कुछ कैसे होगा। अगर चीजें मेरी योजना के अनुसार होती है तो मैं राजा बन जाऊंगा और हर कोई मुझे राजा की तरह मानेगा। मैं इस मुकदमे को 4 महीने के भीतर खत्म कर दूंगा। दक्ष ने आह भरते हुए कहा। 4 महीने के भीतर? मैं जानने को उत्सुक हूं कि तुम क्या सोच रही हो। क्या तुम मुझे बता सकती हो? मुझे दुविधा में मत रखो, जुन ने दक्ष को घूरते हुए पूछा। समय आने पर तुम्हें पता चल जाएगा। ये तो बस शुरुआत है। मैं अभी अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए केवल सुनाई साम्राज्य का हाथ उधार ले रहा हूँ। दक्ष ने जून को उत्तर दिया। जून ने कुछ नहीं कहा और वह दक्ष को घूरने लगी। क्या तुमने अभी मुझ पर मेरी लाइन का इस्तेमाल किया? उसने दक्ष से पूछा। हाँ, तुमने नोटिस किया? हाँ, तुम हमेशा बातें छिपाते हो और कहते हो कि सही समय आने पर मुझे पता चल जाएगा। मुझे लगा कि मैंने तुम्हें भी यही दवा चखा। दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम बहुत बुरी हो, जुन ने नाक भांसी कोड़ते हुए कहा और दूसरी ओर देखने लगी। मुझे अभी भी और अधिक मजबूत होने की आवश्यकता है। मैं अपनी ताकत से संतुष्ट नहीं हो सकता, दक्ष ने खड़े होते हुए कहा। उसने जम्हाई लेते हुए अपनी बाहें फैला दी। वह ध्यान मुद्रा में बैठ गए और साधना शुरू कर दी। तरानकन 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 तरानकन। 2 दिन बीत गए। इन 2 दिनों में दक्ष को कोई सूचना नहीं मिली थी। उसे आश्चर्य हुआ कि दक्ष के इस बात पर जोर देने के बावजूद कि यह एक जरूरी मामला है, राजा इतनी देरी कर रहा था। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या वे उसकी कहानियों में कथानक के छेद ढूंढने लगे हैं। वह इंतजार करता रहा क्योंकि वह अपना अधिकतर समय खेती में बिताता था। तीसरे दिन शाम को दक्ष ने आखिरकार अपने दरवाजे पर दस्तक सुनी। जैसे ही वह खड़ा हुआ उसने अपनी साधना रोक दी। वह दरवाजे तक गया और उसे खोल दिया। उनके सामने खड़े खोजे ने उनका स्वागत किया। महामहिम आपसे मिलना चाहते हैं, मेरे साथ आइए, उसने दक्ष से कहा और मुड़ गया। दक्ष उस आदमी का पीछा करता हुआ राजा के कक्ष में वापस गया जहां दक्ष ने 3 दिन पहले राजा से मुलाकात की थी। 3 दिन पहले जो लोग वहां खड़े थे वे अब भी वहां थे। इस बार यहां केवल डुवन लिफेंग नहीं था जो शहर का प्रबंधन करने के लिए वापस चला गया था। वह दक्ष को यहां लाया था। महाराज अमर रहे, दक्ष ने एक घुटने पर बैठते हुए कहा। तुम खड़े हो जाओ, राजा ने दक्ष से कहा। राजा ने गंभीर स्वर में दक्ष से कहा। हम सभी के साथ चर्चा करने के बाद एक निर्णय पर पहुंचे हैं। हम आपके सुझाव से सहमत हैं। हम पूर्ण युद्ध नहीं कर सकते, हमारे पास पर्याप्त समय नहीं है। हम केवल अपने ड्रैगन दस्ते को उनके राजा की हक करने के लिए भेज सकते हैं, राजा ने दक्ष से कहा। ड्रैगन स्क्वाड लीडर ने दक्ष से कहा। मैं अपने ड्रैगन स्क्वाड के 20 सदस्यों का व्यक्तिगत रूप से नेतृत्व करूंगा। इसके अलावा हमने ये भी निर्णय लिया है कि आप उनकी सहायता के लिए उनके साथ जाएंगे। आपकी टैलिब करने की क्षमता उनके लिए बहुत उपयोगी होगी, राजा ने आगे कहा। दक्ष ने राजा की बातें सुनी और बहुत खुश हुआ। वह जोर से हंसना चाहता था। उसकी योजना का अगला भाग राजा से इस मिशन पर ड्रैगन स्क्वाड में शामिल होने की अनुमति मांगना था, लेकिन राजा ने पहले ही ऐसा कर दिया था। ड्रैगन स्क्वाड का नेता दक्ष के पास गया और उसे एक सफेद लबादा दिया जिस पर ड्रैगन का प्रतीक बना हुआ था। इसे अभी पहन लो, आज से तुम हमारी टीम के सदस्य हो, उसने दक्ष से कहा और उसके कंधे थपथपा आए। दक्ष ने बेदाग सफेद ड्रैगन स्क्वाड रोब पहनते हुए मुस्कुराया। तुम्हारे सहित हमारे पास 20 ड्रैगन स्क्वाड सदस्य होंगे जो इस मिशन पर जाएंगे। आप लोग कल सुबह जल्दी निकल जाएंगे, राजा ने दक्ष से कहा। आप अब जा सकते हैं। मैं आप सभी से सफलता की उम्मीद करता हूं। आपके एक मिशन पर लाखों लोगों की जिंदगी निर्भर हो सकती है। उन्होंने सभी को जाने की इजाजत देते हुए कहा। लिटिल गाय, तुम मेरे साथ आ रहे हो। अब चूंकि तुम सदस्य हो इसलिए मैं तुम्हें हमारे ड्रैगन सरबेस के चारों ओर दिखाऊंगा, ड्रैगन स्क्वाड लीडर वशु ने दक्ष से कहा और उसके कंधे थपथपा आए। दक्ष उस आदमी के पीछे गया। सफेद ड्रैगन के वस्त्र पहने हुए अन्य लोग भी चले गए। वशुन दक्ष को अपने साथ ड्रैगन स्क्वाड के बेस पर ले गया जो एक ऊंचा टावर था जो सफेद संगमरमर से बना हुआ लग रहा था। टावर के चारों ओर एक विशाल ड्रैगन का पैटर्न लिपटा हुआ था। वशु ने दक्ष को अंदर ले जाकर टावर दिखाया। उसने उसे प्रशिक्षण हॉल, सदस्यों के क्वार्टर और कई अन्य महत्वपूर्ण स्थान दिखाए। पूरी यात्रा 3 घंटे तक चली। दक्ष को अन्य ड्रैगन स्क्वाड सदस्यों से भी मिलवाया गया जिन्होंने उसका गर्मजोशी से स्वागत किया। सभी को जानने के बाद वो शून ने दक्ष को ड्रैगन टावर से बाहर निकाला। जैसे ही दक्ष टावर से बाहर निकला उसने एक सुंदर हरे बालों वाला युवक टावर के प्रवेश द्वार की ओर जाता हुआ देखा। वह युवक लगभग 25 साल का लग रहा था। वह भी सफेद ड्रैगन रोब पहने हुए थे, लेकिन उनका रोब गंदगी से भरा हुआ था। उस युवक के बाल लंबे हरे थे और आंखें खूबसूरत नीली थी। युवक वह शून के सामने रुका और उसका अभिवादन किया। हाँ ठीक है, मैं आपको उनसे मिलवा भूल गई, वह वुलन है मेरा बेटा। वह शून ने दक्ष को उस युवक से मिलवाया। लाने ये हमारा नया
सदस्य है दक्ष। वशुन ने अपने बेटे को दक्ष का परिचय कराया। दक्ष वुलन को देखकर काफी खुश हुआ। उसे याद आया कि उसने जून को ये कहते हुए सुना था कि अगर उसने तीसरे ट्रायल के लिए कोई दूसरा दरवाजा चुना होता तो वह ड्रैगन स्क्वाड लीडर का बेटा होता। इसलिए अगर दक्ष ने कोई दूसरा दरवाजा चुना होता तो यह युवक अभी मर चुका होता और दक्ष उसका होने का नाटक कर रहा होता। नमस्ते, दक्ष ने हरे बालों वाले युवा व्यक्ति का अभिवादन किया। नमस्ते, वुलन ने जवाब दिया और उसने दक्ष का अभिवादन किया। तुम कहाँ से आ रहे हो? तुम्हारे कपड़े इतने गंदे क्यों हैं? वुशु ने अपने बेटे से पूछा जब उसने अपने गंदे कपड़े देखे। कुछ नहीं हुआ, मैं तो बस कुछ लोगों के साथ अभ्यास कर रहा था। गड़बड़ हो गई, वुलन ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। ये फिर से वही लोग थे? क्या मैं सही कह रहा हूँ? तुम उनसे लड़ने के लिए वहां जाते हो लेकिन तुम हमेशा हारकर वापस आते हो। मुझे अभी भी 1 महीने पहले की बात याद है जब तुम एक नदी के पास खून से लथपथ पाए गए थे। अगर वे लोग तुम्हें घर नहीं लाते तो तुम मर चुके होते। तुम उनसे क्यों लड़ते रहते हो? वुशु ने उस आदमी से हताश होकर पूछा। 1 महीने पहले यही वह समय होना चाहिए था जब मैं इस दुनिया में आया था, इसलिए अगर मैंने उसका दरवाजा चुना होता तो वह उस समय मर जाता और कोई भी उसे घर नहीं लाता। क्या यही बात जून ने कही थी जब उसने मुझे बताया था कि ब्लडलाइन मंदिर किसी को नहीं मारेगा लेकिन ये कुछ चीजों को प्रभावित कर सकता है जिससे ऐसा हो सकता है कि जिस उम्मीदवार का मैं प्रतिरूपण करने जा रहा था वह मर जाए? दक्ष ने वुलन को देखते हुए सोचा। कुछ नहीं, चिंता मत करो, मैं सिर्फ एक बार उनके खिलाफ जीतना चाहता हूँ। मैं ड्रैगन स्क्वाड का हिस्सा हूँ, फिर भी मैं सबसे कमजोर हूँ। पहली बार जब मैं हारा तो मुझे एहसास हुआ कि मैंने ड्रैगन स्क्वाड की प्रतिष्ठा को कैसे नष्ट कर दिया। मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक मैं जीत नहीं जाता और सबको ये साबित नहीं कर देता कि मैं बेकार नहीं हूँ। वुलन ने सिर हिलाते हुए कहा। ड्रैगन टॉवर के अंदर जाते समय वह अपने पिता को पीछे छोड़ गया। मेरे बेटे में कोई युद्ध भावना नहीं है, उसके पास सिर्फ मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग और लड़ने की भावना है। वह ड्रैगन स्क्वाड में शामिल होना चाहता था और मैंने उसे शामिल होने में मदद की, लेकिन मुझे लगता है कि यह मेरा अब तक का सबसे बुरा फैसला था। जैसे जैसे मेरा बेटा बड़ा हुआ और उसे एहसास हुआ कि उसकी आत्मा नहीं जाग रही है, उसे ड्रैगन स्क्वाड की प्रतिष्ठा बनाए रखने की उम्मीदों का दबाव महसूस होने लगा। वकसन ने आह भरते हुए कहा। पिछले महीने जब वह खून से लथपथ घर आया तो मैं उन लोगों को मारना चाहता था जिन्होंने उसे इस हालत में पहुंचाया था, लेकिन उसने मुझे कसम दिलाई थी कि मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप नहीं करूंगा। वह बिना किसी मदद के अपने दम पर जीतना चाहता है। मुझे आश्चर्य है कि क्या ये युद्ध आत्मा के बिना भी संभव है? वो शून्य ड्रैगन स्क्वाड के हवेली की ओर देखते हुए कहा। मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें महल में वापस ले आऊंगा क्योंकि मैंने तुम्हें वह दिखा दिया है जो मैं दिखाना चाहता था। इस मिशन से वापस आने के बाद मैं तुम्हें शहर के साथ साथ कई और चीजें भी दिखाऊंगा। मुझे यकीन है कि तुम्हें यहाँ अच्छा लगेगा। वो शून्य ने दक्ष से कहा। जब वह महल की ओर चलने लगा, दक्ष पीछे पीछे आ रहा था, किसी विचार में खोया हुआ। उन्हें पुनः महल के अतिथि कक्ष में लाया गया जहाँ उन्होंने रात बिताई। वह पूरी रात साधना करता रहा, उस समय का इंतजार करता रहा जब उसे जाने की जरूरत थी। वह अपनी प्रगति से बहुत खुश था। जितनी ज्यादा उसकी साधना बढ़ती गई उतनी ज्यादा उसे अपनी सफलता की संभावनाओं के बारे में भरोसा होता गया। तारांकित गई और दूर क्षितिज पर सूरज उगने लगा। दुनिया अभी जागना शुरू ही हुई थी कि सूर्य ने अपनी गर्मी हर जगह फैला शुरू कर दी थी। तभी दक्ष ने अपने दरवाजे पर दस्तक सुनी। वह उठ खड़ा हुआ और दरवाजे की ओर चलने लगा। उसे पहले से ही पता था कि कौन आ सकता है और वह आगे जो होने वाला था उसके लिए तैयार था। वह एक और सफलता हासिल करने में कामयाब हो गया था और अब वह एक 3rd स्टेज गोल्ड कोरियम कल्टिवेटर था जिसने उसे अपने शक्तिशाली कौशल का उपयोग करने के लिए एक बड़ा क्यूई रिजर्व दिया। वह आखिरकार अपने क्यूई का उपयोग करके हथियार भी बना सकता था। उसे ज्यादा हथियारों की जरूरत नहीं थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने एक अनोखा हुनर सीखा था जिससे वह अपनी क्यूई से कोई भी हथियार बना सकता था। कई हथियार उस हथियार के बराबर था जो उस खेती की खेती से एक ग्रेड कम था जिसमें इस हुनर का इस्तेमाल किया गया था। दक्ष जब भी चाहे एक क्यूई हथियार बना सकता था जो स्पिरिट ग्रेड 8 फीट जितना शक्तिशाली हो, बस उसकी साधना अभी भी इतनी अधिक नहीं थी कि वह उस हथियार को अधिक समय तक रख सके। दक्ष ने दरवाजा खोला और देखा कि वह शून ड्रैगन रोब पहने 18 अन्य पुरुषों के साथ दरवाजे के बाहर खड़ा था। अब जाने का समय हो गया है, वह शून ने दक्ष से कहा। मैं तैयार हूँ, दक्ष ने कमरे से बाहर निकलते हुए कहा। हम कैसे जा रहे हैं? आपने आत्मिक जानवर दिए, दक्ष ने ड्रैगन स्क्वाड लीडर वशुन से पूछा जब वह उसके बगल में चल रहा था। हाँ, अन्यथा 1 महीने के भीतर वहां पहुंचना असंभव होगा। हम में से प्रत्येक ड्रैगन स्क्वाड सदस्य के पास एक स्पिरिट बीस्ट है। हमारे सफलतापूर्वक वापस आने के बाद आपको भी अपना एक स्पिरिट बीस्ट मिल जाएगा। अभी के लिए आप मेरे स्पिरिट बीस्ट पर यात्रा करेंगे, वो शून्य दक्ष से कहा। हम, दक्ष ने अपना सिर हिलाया। वे सभी 20 लोग महल छोड़कर चले गए। जाने से पहले वे राजा या किसी अन्य व्यक्ति से मिले भी नहीं। चुनकी जाने की योजना बहुत पहले ही बन चुकी थी, इसलिए उन्हें राजा को फिर से बताने की जरूरत
जरूरत नहीं पड़ी। जैसे ही दक्ष वश उनके साथ हवेली से बाहर निकला, उसने 19 खूबसूरत आत्मिक जानवरों को बाहर खड़े देखा। ये जानवर घोड़ों जैसे दिखते थे, लेकिन उनके पंख चील जैसे थे, उनके बाल भी बिल्ली जैसे काले थे। ये हमारे वफादार सवार हैं। डार्क स्पिरिट हंस वश ने दक्ष से कहा जब वह सामने खड़े पंख वाले घोड़े की ओर चला, यह मेरा है, आप आगे बैठ सकते हैं, उसने दक्ष से कहा। दक्ष ने कोई समय बर्बाद नहीं किया और वह वशुन के वाले घोड़े पर बैठ गया। वशुन उसके पीछे बैठा था। अन्य ड्रैगन स्क्वाड सदस्य भी अपने डार्क स्पिरिट घोड़ों पर चढ़ गए। तारांकित ईगल से कहीं ज्यादा तेज है, दक्ष ने बड़बड़ा हुए कहा जब उसने महसूस किया कि उसके पंख उसके पूरे शरीर पर छू रहे हैं। पंखों वाला घोड़ा दक्ष के स्पिरिट ईगल की तुलना में कहीं ज्यादा तेज गति से उड़ रहा था। स्पिरिट ईगल्स प्रथम श्रेणी के उड़ने वाले जानवर हैं, लेकिन डार्क स्पिरिट हॉज उनसे भी तेज है। वो शून्य लापरवाही से उत्तर दिया, इससे अधिक कुछ नहीं बताया। इस गति से हम वहां मेरी अपेक्षा से कहीं अधिक तेजी से पहुंच जाएंगे। दक्ष ने सिर हिलाते हुए कहा नहीं, वास्तव में आप जिस रास्ते से आए थे वह सीमा पार करके था। आप सीधे आए, लेकिन चूंकि हम अंदर घुस रहे हैं इसलिए हमें पकड़ा नहीं जा सकता, इसलिए हमें उनकी संरचना के चारों ओर से होकर जाना होगा। इससे दूरी बढ़ जाएगी और हम बहुत अधिक समय खो देंगे। वह शून्य ने अपना सिर हिलाते हुए उत्तर दिया। तारक महत काउलतः थे और वास्तविक स्थान पर पहुंचकर वास्तविक जानकारी प्राप्त किए बिना स्पष्ट बातचीत करने की जहमत नहीं उठाते थे। यात्रा शांतिपूर्ण ढंग से आगे बढ़ी क्योंकि वे आसानी से बिना पकड़े गए सीमा पार करने में सफल रहे। दक्ष को आश्चर्य हुआ कि ड्रैगन स्क्वाड के लिए अक्ष साम्राज्य के अंदर घुसना कितना आसान था, लेकिन वह खुश था कि यह आसान था। पहले उसने यह मान लिया था कि ड्रैगन स्क्वाड सीमा पर अशांति पैदा करने के लिए सीमा रक्षकों का उपयोग करेगा और अक्ष राज्य की सेना के साथ युद्ध करेगा ताकि जब वे अंदर घुसे तो ध्यान भान हो, लेकिन वह खुश था कि ऐसा नहीं हुआ। अन्यथा अगर ऐसी संभावना होती कि लड़ाई सीमावर्ती शहर तक पहुंच जाती जहां मैं लिए आए रह रही थी, तो उसे उन्हें रोकने के लिए शामिल होना पड़ता। अल्पविराम ड्रैगन स्क्वाड जितनी तेजी से आगे बढ़ सकता था आगे बढ़ता रहा। उनके अनुसार समय की कमी थी, उनके पास अक्ष साम्राज्य के राजा को मारने के लिए सीमित समय था। वे जितनी तेजी से वहां पहुंचते उनकी सफलता की संभावना उतनी ही बेहतर होती। इसका अर्थ ये भी था कि यात्रा में जितना अधिक समय वे बचाएंगे उतना ही अधिक समय उन्हें अपने मिशन में मदद के लिए कुछ ठोस जानकारी एकत्र करने में लगेगा। ड्रैगन स्क्वाड ने हजारों मील की उड़ान भरी और यात्रा के दिन सप्ताहों में बदल गए। 25 दिनों से अधिक की उड़ान के बाद दक्ष और ड्रैगन स्क्वाड अक्ष साम्राज्य की शाही राजधानी के पास पहुंच गए। सभी लोग मास्क पहने, किसी को अपना चेहरा न दिखाने दें। हम शहर के अंदर घुस जाएंगे लेकिन हम अपने जानवर को पीछे छोड़ देंगे, वो सुनने सभी से कहा, क्योंकि उसने रॉयल सिटी से कुछ दूरी पर अपने डार्क स्पिरिट घोड़ों को उतारना शुरू कर दिया था। यह एक अच्छा विचार है। राजधानी में हर किसी को पता होना चाहिए कि डार्क स्पिरिट हॉर्स ड्रैगन स्क्वाड की सवारी है। फीनिक्स संगठन रॉयल सिटी में काम करता है। अगर हम डार्क स्पिरिट हॉर्स पर सवार होकर प्रवेश करेंगे तो वे हमें तुरंत पहचान लेंगे। ड्रैगन स्क्वाड के एक अन्य सदस्य ने सिर हिलाते हुए कहा। सभी लोगों ने अपने जानवरों को शाही राजधानी के ठीक बाहर स्थित घने जंगल में उतार दिया। ये वही जंगल था जहां दक्ष इस दुनिया में आने पर जागा था। ये जंगल आत्मिक जानवरों से भरा हुआ था। वह जंगल के किनारे पर फूचेन के खून से लथपथ शरीर के ठीक बगल में जागा था। यह वही जंगल था जहां उस पर उस विशालकाय जानवर ने हमला किया था जो आग के हमले कर सकता था, जिसने दक्ष को उसे मारे बिना ही वहां से जाने पर मजबूर कर दिया था। यह उनके जानवरों को छिपाने के लिए एक बेहतरीन जगह थी। दक्षी वह व्यक्ति था जिसने ड्रैगन स्क्वाड के सदस्यों को इस जगह के बारे में बताया था जहां वे अपने जानवरों को छिपा सकते थे। जब ड्रैगन स्क्वाड के सदस्य इस बारे में सोच रहे थे कि वे राजधानी शहर पहुंचने के बाद अपने जानवरों को कहां रखेंगे, डार्क स्पिरिट हॉर्स शक्तिशाली स्पिरिट बीस्ट थे, इसलिए ड्रैगन स्क्वाड के सदस्यों को इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं थी कि वे इस जंगल के मूल स्पिरिट बीस्ट द्वारा मारे जाएंगे। वे बस यहां आ सकते थे और जब उनके जाने का समय होता तो अपने डार्क स्पिरिट हॉर्स पर सवार होकर चले जाते थे। ड्रैगन स्क्वाड के सदस्यों ने अपने आत्मिक घोड़ों को जंगल में घूमने के लिए छोड़ दिया, लेकिन उन्होंने ये स्थान नहीं छोड़ा। वह शून्य योजना के अगले भाग पर चर्चा करने के लिए उन्हें यहाँ रोका था। अल्पविराम हर कोई, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने पिछले महान युद्ध में फीनिक्स संगठन का सामना किया है। वर्मियन भी इस शहर में है, साथ ही कई अन्य फीनिक्स संगठन के सदस्य भी हैं जिन्होंने हमें पहले देखा है। हमें अपने चेहरे छिपाने की आवश्यकता होगी, खासकर जब हम फीनिक्स संगठन के सदस्यों के पास हो। इसे और अधिक प्रभावी ढंग से प्राप्त करने के लिए मेरा सुझाव है कि आप सभी शहर के अंदर रहने के दौरान बाकी समय इन मुखौट को पहने। ड्रैगन स्क्वाड लीडर वुशु ने सभी को अपने चेहरे को ढकने के लिए अलग अलग मुखौटे दिए। सभी ने बहुत पहले ही अपने कपड़े बदल लिए थे। उन्होंने अलग अलग रंग के कपड़े पहन रखे थे। दक्ष ने नीले रंग का दुपट्टा और हरे रंग का लबादा पहना हुआ था। उसे एक आधा चेहरा वाला मुख दिया गया था जो उसके चेहरे के ऊपरी आधे हिस्से को ढक रहा था। मैं आगे चलूंगा, तुम लोग मेरे पीछे चलो। अपनी दूरी बनाए रखो ताकि हम पर संदेह न हो। हम दिन होटल में बिताएंगे
अगर कोई पूछे तो कहानी यह होगी कि हम दक्षिण में ग्रेसन शहर से हैं, हम राजधानी शहर देखने आए हैं। वशुन ने सबको समझाया और फिर उसने अपना लबादा लहराया और राजधानी शहर की दीवारों की ओर चलना शुरू कर दिया। वह मुख्य प्रवेश द्वार की ओर नहीं गया, इसके बजाय वह मुख्य प्रवेश द्वार से दूर शहर की दीवारों की ओर चला गया, क्योंकि वह सख्त जांच से नहीं गुजरना चाहता था। यदि वे मुख्य प्रवेश द्वार से जाने का प्रयास करते तो कोई उनसे पूछता कि वे बिना गाड़ी के यहाँ कैसे पहुंचे, तो उनके पास कोई जवाब नहीं होता। वशुन बहुत सावधानी से चल रहा है, वह सभी सुरक्षा उपाय कर रहा है जो मैं करता। दक्ष ने सोचा। उसने वशुन को दे देखा और प्रशंसा में अपना सिर हिलाया। जबकि ड्रैगन स्क्वाड के 18 सदस्य राजधानी शहर की 15 फीट ऊंची सीमा की दीवार को कूदकर पार कर गए, वशुन वही रह गया। मुझे अपना हाथ दो, वशुन ने दक्ष से कहा और अपना हाथ बढ़ाया। दक्ष ने उसकी ओर देखा और सोचा कि वह क्या करने की कोशिश कर रहा है। मुझे अपना हाथ दो, मैं तुम्हें पार करने में मदद करूंगा, उसने जल्दी में दक्ष से कहा। हाँ ठीक है, वह नहीं जानता कि मैं एक साधक हूँ और मैं इतनी ऊंचाई तक आसानी से कूद सकता हूँ, दक्ष ने बड़बड़ा हुए कहा। जब उसे एहसास हुआ कि वह आदमी क्या करने की कोशिश कर रहा था, उसने वशुन का हाथ पकड़ लिया और उसे दीवार के दूसरी ओर ले जाने दिया। वे सभी 20 लोग शहर में प्रवेश करने में सफल रहे। आप सभी को कैसे पता चला कि यह जगह सुरक्षित है? अगर यहाँ लोग होते तो क्या होता? दक्ष ने वशुन से उत्सुकता से पूछा। उसके पास आध्यात्मिक ज्ञान था, इसलिए वह दीवार के दूसरी तरफ देख सकता था, लेकिन वह उत्सुक था कि वे सभी इसे क्यों जानते थे। उसे बस इतना पता था कि ड्रैगन स्क्वाड के सदस्यों में से एक ने दीवार के स्थान की ओर इशारा किया था। उसके बाद किसी ने कुछ नहीं कहा और दूसरी तरफ कूदना शुरू कर दिया। उसके अनुमान के अनुसार यह संभवतः उस व्यक्ति की युद्ध आत्मा थी जिसका इससे कुछ लेना देना था। वह इसके बारे में उत्सुक था और उसने पूछने का फैसला किया, क्योंकि अगर उसके पास आध्यात्मिक भावना जैसी कोई चीज होती तो यह उसकी योजना को प्रभावित कर सकता था। और ये वान की युद्ध भावना है, इसे ट्रिपल आइज युद्ध भावना कहा जाता है। वशुन ने दक्ष को बताया। ट्रिपल आइज व स्पिरिट ये क्या कर सकता है? दक्ष ने वशुन से पूछा। इससे उसे दिन में भी देखने, रात के सबसे अंधेरे में भी देखने और किसी भी बाधा को पार करने की क्षमता मिलती है, इसलिए इसे थ्री आइज वॉर स्पिरिट कहा जाता है। उसने दीवारों के आर पार देखा और जानता था कि यह सुरक्षित है। वशुन ने दक्ष को समझाया। खैर चलिए जारी रखते हैं, हमें समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, उन्होंने दक्ष की ओर देखते हुए कहा। दक्ष तुम इस शहर में पहले भी आ चुके हो, हमें किसी होटल में ले चलो, उसके बाद हम बाकी काम खुद ही शुरू कर सकते हैं, उसने दक्ष से कहा और उसे नेतृत्व करने की अनुमति दी। दक्ष ने आगे बढ़ते हुए अपना सिर हिलाया। हालांकि उसे राजधानी शहर के ज्यादातर स्थानों के बारे में पता नहीं था, लेकिन उसे एक होटल जरूर पता था जिसे उसने यहाँ रहते हुए देखा था। ये टॉर्चर हॉल के पास था जहाँ मलयाई काम करती थी। तारांकित का पीछा करते हुए अपने आसपास के वातावरण को देख रहे थे और ऐसे व्यवहार कर रहे थे जैसे मेहमान शहर को आराम से देख रहे हो। रास्ते में उन्हें कुछ नगर रक्षक दिखे, लेकिन सौभाग्य से वे किसी को संदेह पैदा किए बिना उनसे आगे निकल गए। दक्ष उन्हें एक होटल में ले गया और उन 20 लोगों के लिए 10 कमरे बुक किए। वे अपने साथ बहुत सारा पैसा लेकर आए थे। यद्यपि सुनाई साम्राज्य अक्ष साम्राज्य की मुद्रा का उपयोग नहीं करता था, फिर भी उनके खजाने में अक्ष साम्राज्य के बहुत सारे सिक्के थे जिन्हें राजा ने इस मिशन के लिए वशुन को दे दिया। वशुन और अन्य लोगों को उनके कमरों में ले जाया गया। प्रत्येक कमरे में 2 लोग रहते थे। वशुन ने सभी से कहा कि वे दिन के बाकी समय अपने कमरों में रहे और अपने शरीर को आराम दे। उसके बाद रात को उसके कमरे में आकर इस बारे में चर्चा करें कि वे अपने बाकी मिशन को कैसे पूरा करेंगे। वशुन के पास बहुत सारे मी और सूचना एकत्र करने के कार्य थे जिन्हें उसे दूसरों को सौंपना था, लेकिन वह चाहता था कि वे पहले आराम करें क्योंकि वे लगातार यात्रा कर रहे थे। पिछले 2 दिनों में उनमें से किसी ने भी 1 घंटे भी आराम नहीं किया था। वहां 20 लोग थे और 10 कमरे थे। दक्ष सोच रहा था कि उसे किसके साथ कमरा साझा करने के लिए कहा जाएगा। तभी उसने वशु को उसे बुलाते हुए सुना। दक्ष आओ, तुम मेरे कमरे में रहोगे, उसने दक्ष से कहा और एक कमरे में जाकर अंदर प्रवेश किया। यह आदमी क्या यह इतना संदिग्ध है? ड्रैगन स्क्वाड लीडर के साथ सीधे रहना, मैं लगातार निगरानी में रहूंगा, दक्ष ने सोचा और वह भी कमरे की ओर बढ़ने लगा। वह कमरे में दाखिल हुआ और अपने पीछे दरवाजा बंद कर लिया। कमरे में एक ही बिस्तर था, लेकिन वह बिस्तर इतना बड़ा था कि 2 लोग सो सकते थे। जैसे ही दक्ष कमरे में दाखिल हुआ उसने वश उनको बिस्तर पर बैठे देखा। आओ बैठो, उसने दक्ष से कहा और अपने बगल में बिस्तर थपथपा। क्या तुम्हारे पास बात करने के लिए कुछ है? दक्ष उसके पास आया और उसे आश्चर्य हुआ कि वशुन को अचानक इतना गंभीर क्यों महसूस हुआ। क्या मुझे आपसे कुछ बात करनी है? मुझे लगता है कि आप ऐसा कह सकते हैं, वशुन ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। उन्होंने कहा मैं आपकी युद्ध भावना के बारे में कुछ बातें पूछना चाहता हूँ। दक्ष वशुन के बगल में बैठ गया। तुम्हारी युद्ध भावना कब जागी? उसने उत्सुकता भरी निगाहों से दक्ष से पूछा। 3 साल पहले, दक्ष ने सहजता से उत्तर दिया। उसने बस एक यादृच्छिक संख्या बना ली थी। दिलचस्प है, तुमने 3 साल पहले अपनी युद्ध भावना को जगाया और उसमें इतनी महारत हासिल कर ली। तुम अकेले ही अक्ष साम्राज्य
के घर में घुसने में सफल रहे और जिंदा बाहर आ गए। क्या तुम्हारा कोई शिक्षक था जिसने तुम्हें इसका इस्तेमाल करना सिखाया? बुशून ने दक्ष से सहजता से पूछा। जितना ज्यादा वह खोदने की कोशिश करता उतना ही ज्यादा दक्ष को लगता कि कुछ गड़बड़ है। उसे नहीं पता था कि स्पिरिट वॉरियर्स के साथ चीजें कैसे काम करती है। उसे ये भी नहीं पता था कि वह स्पिरिट कैसे जागती है या कोई अपनी शक्तियां कैसे सीखता है। ऐसी स्थिति में सबसे सटीक उत्तर यह कहना होगा कि उसके पास एक शिक्षक था जिसने उसे पढ़ाया था, क्योंकि अकेले चीजें सीखना आसान नहीं होगा। लेकिन वह जानता था कि वह ऐसा नहीं कह सकता क्योंकि उसे इस राज्य में सबसे अधिक नफरत करने वाला व्यक्ति माना जाता था। किसी ने उसे नहीं पढ़ाया होगा और अगर उसने कहा कि उसके पास एक शिक्षक था तो इससे वह शून उसके बारे में और सवाल पूछेगा जो उसकी कहानी को और अधिक संदिग्ध बना देगा। मैंने किसी को नहीं बताया कि मेरी युद्ध आत्मा जाग गई है। मैं इतना भोला नहीं था कि उन लोगों को बता पाता जो मेरे अस्तित्व से ही नफरत करते थे और मुझे बिना किसी कारण के प्रताड़ित करते थे। कोई भी मुझे सिखाने के लिए तैयार नहीं था, मैंने खुद ही सीखा। दक्ष ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया। दिलचस्प है, तुमने सब कुछ अकेले ही सीखा बिना किसी मदद के। यह असंभव था। तुम वाकई बहुत प्रतिभाशाली या बहुत भाग्यशाली हो कि तुमने अपनी युद्ध भावना की शक्ति का पता लगाया और उसे नियंत्रित किया। तुम्हारा जागृत सपना क्या था? क्या इसने तुम्हें तुम्हारी शक्तियों के बारे में बताया और तुम्हारी मदद की? वो शून्य दक्ष से फिर पूछा। जागृति स्वप्न वह क्या है जुन? क्या तुम इसके बारे में कुछ जानते हो? दक्ष ने बाहरी तौर पर अपनी शांत अभिव्यक्ति बनाए रखते हुए सोचा। मैंने इसके बारे में कुछ बातें सुनी है लेकिन मैंने इसके बारे में जानने की जहमत नहीं उठाई, इसलिए मुझे नहीं पता। मुझे बस इतना पता है कि यह एक सपना है जो लोगों को उस रात आता है जब उनकी युद्ध आत्मा जागृत होती है। ये ज्यादातर एक अस्पष्ट सपना होता है जो व्यक्ति की युद्ध आत्मा को दर्शाता है और कभी कभी युद्ध आत्मा की शक्तियों को दर्शाता है। बस इतना ही मैं इसके बारे में जानती हूँ। जुन ने दक्ष को इस विषय के बारे में जो कुछ भी पता था उसके साथ उत्तर दिया। तो कुछ ऐसा ही है। तो फिर मेरा जागृत सपना अंतरिक्ष से संबंधित होना चाहिए, इससे इसे बनाना आसान हो जाता है। दक्ष ने सिर हिलाते हुए सोचा। क्या तुम्हें अपना जागृत सपना याद नहीं है? बुशून ने दक्ष से पूछा क्योंकि उसने देखा कि वह सोचने में कुछ समय ले रहा था। मुझे वह बात धुंधली धुंधली याद है। मैंने खुद को खाली जगह में तैरता हुआ पाया। मैं गायब हो रहा था और अलग अलग जगहों पर दिखाई दे रहा था। मुझे ज्यादा विवरण याद नहीं है लेकिन ये बस इतना ही था। दक्ष ने वशून को बताया। तो यही कारण है अधिकांश जागृति सपने शक्तियों के बारे में बहुत स्पष्ट होते लेकिन आपके सपने को समझना बहुत आसान था। शायद इसीलिए आपको इसे समझने और अपनी शक्तियों पर काबू पाने में कठिनाई नहीं हुई। वो शून्य ने सिर हिलाते हुए कहा। क्या तुम अपनी ताकत बढ़ाने के लिए अपने शरीर से युद्ध आत्मा को बाहर निकाल सकते हो? उसने दक्ष से पूछा। युद्ध आत्मा को शरीर से बाहर लाना? दक्ष ने बड़बड़ा हुए कहा। जब उसे वह भालू याद आया जिससे उसने इस दुनिया में जागने पर लड़ाई की थी। भालू बहुत सामान्य लग रहा था और लड़ना आसान था जब तक कि भालू के पीछे एक दाग भालू जैसी छाया दिखाई नहीं दी। ऐसा लग रहा था कि उस समय भालू बहुत ज्यादा ताकतवर था। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या वह कसु इसी बारे में बात कर रहा था। मैं ऐसा नहीं कर सकता। जैसा कि मैंने कहा, मेरा कोई गुरु नहीं था। मैं इस बारे में सामान्य ज्ञान की आधी बातें भी नहीं जानता। मैं युद्ध भावना को बाहर नहीं ला सकता। दक्ष ने बहाना बना आते हुए आह भरते हुए उत्तर दिया। ये भी सच है चूंकि अब तुम ड्रैगन स्क्वाड के सदस्य हो, इसलिए तुम हमारी किताबें पढ़ सकते हो और हमारे वापस जाने के बाद जो कुछ भी सीखना चाहते हो सीख सकते हो। वह शून्य ने दक्ष से कहा और उसने अपना सिर हिलाया। तुम सो सकते हो और आराम कर सकते हो। तुम्हारे जागने के बाद मेरे पास तुम्हारे और तुम्हारी युद्ध भावना के लिए भी एक मिशन है। सो जाओ, उसने दक्ष से कहा और वह उठकर वॉशरूम में चला गया। नींद गोल्ड कोर क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद मैं बहुत लंबे समय तक बिना सोए रह सकता हूँ। मुझे नींद की जरूरत नहीं है और अगर मुझे नींद की जरूरत भी हो तो मैं दुश्मन के पास नहीं सोगा। अपनी सारी सुरक्षा छोड़ दूंगा, दक्ष ने सोचा और अपनी बाहें फैला दी। यह बहुत बुरा है कि मैं उसके सामने खेती नहीं कर सकता। ये समय की बर्बादी है। उसने बिस्तर पर लेटते हुए सोचा। तुम पहले से ही राज्य की राजधानी में हो, कम से कम अब मुझे बताओ कि तुम क्या करना चाहते हो। तुम्हारी योजना क्या है? जुन ने दक्ष से कहा जब वह उसके पास आए। मैं क्या करना चाहता हूँ? ठीक है, मैं तुम्हें अपनी योजना का एक छोटा सा हिस्सा बताता हूँ। देखो, मैं ड्रैगन स्क्वाड को उस रॉयल ट्यूटर की हत्या करवाता हूँ जिसने फू चेन के परिवार के खिलाफ साजिश रची थी। दक्ष ने अपने विचारों के माध्यम से जून से कहा। हम क्या तुम फू चेन का बदला लेने के लिए ऐसा कर रही हो? तुम उनकी परवाह क्यों करती हो? बस अपने मिशन पर ध्यान दो, जुन ने दक्ष से कहा और अपना सिर हिलाया। मैं ये सब बदला लेने के लिए नहीं कर रहा हूँ। उनसे बदला लेना तो बस एक साइड डिश होगा। दक्ष ने आह भरते हुए जू को जवाब दिया। तो फिर तुम्हारी योजना क्या है? उन्होंने शाही शिक्षक को क्यों मारा? जुन ने दक्ष से पूछा। क्योंकि वह मेरे रास्ते में बाधा बनेगा। बमिल के संदेश के अनुसार रॉयल ट्यूटर ने डेमन और उसके परिवार के खिलाफ साजिश रची थी। मुझे फू चेन के रूप में राजा बनना है और जब तक वह जीवित है मुझे लगता है कि यह मुश्किल होगा। दक्ष ने जून
जून से कहा, ऐसा नहीं है कि मैं बमिल की बातों पर पूरी तरह से भरोसा करता हूं, लेकिन रॉयल ट्यूटर अभी भी यहाँ सबसे संदिग्ध व्यक्ति है। सुरक्षित रहना और उसे बाहर निकालना बेहतर है। जहां तक राजा की बात है, मेरे पास उसके लिए एक अलग योजना है। उन्होंने कहा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम शतरंज खेल रही हो और काले और सफेद दोनों पक्षों को तुम नियंत्रित कर रही हो। जून ने दक्ष से पूछा, जब वह भोस ही, यह एक अच्छी उपमा है। दोनों पक्ष मेरे हैं, मैं बस सभी टुकड़ों के अपनी जगह पर गिरने का इंतजार कर रहा हूँ। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा पक्ष जीतता है, अंत में जीत मेरी ही होनी चाहिए। दक्ष ने मुस्कुराते हुए जून को जवाब दिया, मुझे अभी भी समझ नहीं आया कि तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन मुझे लगता है कि यह जल्द ही स्पष्ट हो जाएगा। मैं बस यही उम्मीद करता हूँ कि तुम दोनों पक्षों के साथ खेलने की कोशिश में बीच में ना फंस जाओ। दोनों पक्ष बहुत मजबूत है और तुम अभी भी अपने चरम पर नहीं हो। अगर तुम होते तो ये बहुत आसान होता। जून ने चेतावनी भरे अंदाज में दक्ष से कहा, मुझे इसका एहसास है, असफलता की संभावना निश्चित रूप से है, लेकिन मैं उस परिदृश्य के लिए भी तैयार हूँ। बस इतना है कि अगर यह योजना विफल हो जाती है तो इस परीक्षण को पूरा करने में बहुत अधिक समय लगेगा। दक्ष ने जून से कहा, क्योंकि उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी, क्योंकि उसने शौचालय का दरवाजा खोलने की आवाज सुनी थी। वह सोने का नाटक करने वाला था, जबकि वह अपने शरीर को अपने आसपास से क्यूई को अवशोषित करने देता और मजबूत हो जाता। वह शोन वॉशरूम से बाहर निकला और देखा कि दक्ष बिस्तर पर सो रहा है। उसने अपना सिर हिलाया और उसके पास जाकर बैठ गया। दक्ष सोना नहीं चाहता था, क्योंकि वह किसी ऐसे व्यक्ति के साथ कमरे में असहाय नहीं रहना चाहता था जो उसका दुश्मन हो सकता है और उसे मार सकता है। हालांकि उसकी आंखें बंद थी, फिर भी उसने अपनी दिव्य इंद्रिय का उपयोग करके देखा कि वशुन क्या कर रही थी। वशुन दक्ष के पास बैठ गया और कुछ देर तक उसे देखता रहा। फिर वह भी उसके पास लेट गया और आराम करने लगा, ताकि यदि उनके मिशन की आवश्यकता हुई तो वह कई दिनों तक जागने के लिए ऊर्जा प्राप्त कर सके। तरान कन तरान कन तरान कन तरान कन। शाम हो चुकी थी जब वशुन अपनी छोटी सी नींद से जागा। दक्ष अभी भी सोने का नाटक कर रहा था और आसपास से क्यूई को अवशोषित कर रहा था। दस्तक अचानक उनके कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। वशु ने अपना मुखौटा पहना और खड़ा होकर दरवाजे की ओर चला गया। उसने दरवाजा खोला और दूसरी तरफ लोगों को देखा। वह एक तरफ हट गया और उसने लोगों को अंदर आने दिया जो सहयोग से उसके ड्रैगन स्क्वाड के सदस्य थे। उसने दरवाजा बंद कर दिया। दक्ष को खटपट की आवाज सुनकर जागने का मौका मिल गया था। वह अपनी बाहें फैलाते हुए जम्हाई लेते हुए उठ बैठा था। लगता है तुम अच्छी नींद सो रहे हो, छोटे दोस्त ड्रैगन स्क्वाड के सदस्यों में से एक ने दक्ष से कहा जब उसने उसे जम्हाई लेते हुए सुना। यह अच्छा था, दक्ष ने अपना सिर लाते हुए कहा। इस कमरे में 18 लोगों के बैठने के लिए पर्याप्त जगह नहीं थी। बिस्तर पर केवल आधे लोग बैठ सकते थे, जबकि बाकी को खड़े होकर ही काम करना पड़ता था। उस स्थिति से बचने के लिए गुशून और दक्ष को छोड़कर बाकी सभी खड़े रहे। ठीक है, रात हो गई है और हमें सक्रिय होने का समय आ गया है। मेरे पास आप सभी के लिए एक मिशन है। वो शून ने अपने सभी सदस्यों पर नजर डालते हुए कहा। वांगली डू अन ममू का पेलिमा डिम और फैन। उन्होंने अपनी टीम के 8 सदस्यों को पुकारा। हाँ नेताजी, सभी ने एक साथ उत्तर दिया। मैं चाहता हूँ कि आप सभी शहर का सर्वेक्षण करें। आपका ध्यान फीनिक्स संगठन के सदस्यों पर होना चाहिए। देखें कि वे अपना अधिकांश समय कहाँ बिताते हैं और उनसे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं। पकड़े जाने से बचने के लिए जितना संभव हो सके उतनी जानकारी प्राप्त करें। आप सभी को इस क्षेत्र में विशेषज्ञता प्राप्त है और आप यहाँ सबसे अनुभवी है। आप ये कर पाएंगे। आपने मुझे मांगी गई सारी जानकारी देने के लिए 24 घंटे का समय दिया। बशून ने उन्हें गंभीर स्वर में बताया। हम ऐसा करेंगे। उन सभी 8 ने उत्तर दिया। अच्छा, अब आप जा सकते हैं और काम पर लग सकते हैं। वो कसन ने उन्हें जाने की अनुमति देते हुए कहा, कल इसी समय मुझे अपनी रिपोर्ट देना। 8 ड्रैगन स्क्वाड सदस्यों ने अपना सिर हिलाया और पीछे मुड़े तथा कमरे से बाहर चले गए। कमरे के अंदर दक्ष और वशून को छोड़कर केवल 10 ड्रैगन स्क्वाड सदस्य बचे थे। सीमा, जन्म्यू, निको और किन। आप पांचों को पिछली टीम की तरह ही काम करना होगा। केवल अंतर यह है कि आपको मुझे सिटी गार्ड्स और विभिन्न स्पिरिट कॉलेज के बुजुर्गों के बारे में जानकारी देनी होगी जो इस समय शहर में हो सकते हैं। जाओ। वह शून्यपा और सदस्यों का चयन किया और उन्हें भी बाहर भेज दिया। वे पांचों भी कमरे से बाहर चले गए, जिससे कमरे के अंदर केवल 7 लोग ही रह गए। बाकी सभी लोग। मैं चाहता हूं कि आप रॉयल पैलेस तक पहुंचने के रास्ते खोजें और हम बिना पकड़े अंदर कैसे घुस सकते हैं। मुझे रॉयल पैलेस की सुरक्षा के बारे में सारी जानकारी चाहिए। आपके पास 24 घंटे हैं। वशून ने कमरे के अंदर बचे हुए आखिरी 5 ड्रैगन स्क्वाड सदस्यों से कहा। हाँ नेताजी, उन पांचों ने कहा और वे भी पीछे मुड़े और चले गए। कमरे के अंदर केवल दक्ष और वशून ही बचे थे। अब केवल तुम ही बचे हो। वशू ने दक्ष की ओर देखते हुए कहा, मेरा मिशन क्या है? दक्ष ने वशून से पूछा। वह अनुमान नहीं लगा पा रहा था कि वशून उससे क्या करवाना चाहेगी। उसने अपनी बनाई 3 टीमों के साथ पहले ही सभी जरूरी काम पूरे कर लिए थे। दक्ष को कुछ और नहीं सर जिसकी उसे जरूरत हो। मैं तुमसे जो करवाना चाहता हूँ वह केवल
केवल तुम ही कर सकते हो। चून की पिछली बार तुम बिना पकड़े गए शाही महल के अंदर घुसने में सफल रहे थे, इसलिए अब तुम वह भी कर सकते हो जो मैं चाहता हूँ। वो शून्य दक्ष की ओर देखते हुए कहा, वह चाहता है कि मैं शाही महल के अंदर घुस जाऊं? क्या वह चाहता है कि मैं खुद उसकी हत्या का प्रयास करूं? दक्ष ने आश्चर्य से वो शून्य की ओर देखा। मैं समझ नहीं पाया, आप चाहते हैं कि मैं शाही महल के अंदर घुस जाऊं? दक्ष ने पूछा। नहीं, मैं चाहता हूं कि तुम चुपके से अंदर जाओ, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम शाही महल के अंदर घुसो। वशुन ने अपना सिर हिलाते हुए जवाब दिया। तो फिर कहा? दक्ष ने भौंसरते हुए पूछा। मैं चाहता हूं कि तुम शाही शिक्षक के महल के अंदर घुस जाओ। वशन ने दक्ष को चौंका हुए कहा। दक्ष ने जब ये सुना तो वह चौंक गया। यह उसकी बात की योजना का हिस्सा था कि वशुन को शाही शिक्षक के महल में घुसने दिया जाए, लेकिन सब कुछ उल्टा हो गया। वशुन उसे ऐसा करने के लिए कह रहा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि वशुन इस समय शाही शिक्षक के साथ कुछ क्यों करना चाहता है। क्यों? दक्ष ने सीधे पूछा। क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम वहां कुछ ढूंढो। यह एक विशेष वस्त्र है जो रॉयल ट्यूटर को उसके युवा दिनों में देसला साम्राज्य की एक गरीब महिला से विवाह करने के बाद मिला था। वशुन ने दक्ष से कहा। गरीब महिला के पास ना तो पैसा था और ना ही शक्ति, लेकिन उसकी सुंदरता ने शाही शिक्षक को आकर्षित कर लिया। उस महिला के पास कुछ और भी था जिसके बारे में रॉयल ट्यूटर और दुनिया को बाद में पता चला। यह एक रक्त लाल वस्त्र था जो उस लड़की के परिवार में शायद सदियों से था। मैंने जो अफवाहें सुनी है उनके अनुसार वह वस्त्र एक विशेष खजाना है जो रक्षा के मामले में लगभग ईश्वरीय है। मैं इसे लंबे समय से चाहता था, लेकिन रॉयल ट्यूटर किसी भी तरह से उस वस्त्र को नहीं छोड़ेंगे। मैं अपने बेटे के लिए वह वस्त्र चाहती हूँ ताकि वह फिर कभी घायल होकर वापस ना आए। चूंकि हमारे पास कुछ समय है जबकि अन्य लोग जानकारी एकत्र कर रहे हैं और तुम्हारे पास खाली समय और आवश्यक कौशल है, मैं चाहती हूं कि तुम शाही शिक्षक के महल के अंदर घुसो और पता लगाओ कि उसने वस्त्र कहां रखा है। यदि संभव हो तो मैं चाहती हूं कि तुम वस्त्र चुरा लो। वशुन ने पूरी गंभीरता से दक्ष से कहा। मैंने ऐसे किसी लबादे के बारे में नहीं सुना है। क्या तुम मुझे इसके बारे में और बता सकती हो? ये कैसा दिखता है और वास्तव में कैसा है? इसके बिना इसे ढूंढना मुश्किल होगा। दक्ष ने वुशु को उत्सुकता से देखते हुए जवाब दिया। मुझे भी इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन मुझे जो जानकारी मिली है उसके अनुसार यह एक रक्त लाल रंग का लबादा है जिसे रॉयल ट्यूटर अपने पास रख है। संभवतः अपने कमरे में। लबादे के पीछे एक फ्लेम बर्ड पैटर्न है, आप इसे आसानी से पहचान लेंगे। यह एक बहुत ही खास लबादा है। अगर आप उस लबादे को चुराकर मेरे पास वापस ला सके तो ये बहुत मददगार होगा। वशुन ने समझाया। एक रक्त लाल लबादा जिसकी पीठ पर ज्वलंत पक्षी का पैटर्न है। ये वही है। जुन ने अचानक दक्ष के सिर में उत्साह से पुकारा। ये क्या है? एक मिनट रुको, अब मुझे याद आ गया। क्या ये फीनिक्स ब्लड रोब है जिसके बारे में तुमने पहले बात की थी? नशेन की रक्षात्मक कलाकृति। दक्ष ने सोचा क्योंकि उसे जून के शब्द याद आ गए थे। जून ने उसे बताया था कि इस ग्रह पर 3 महत्वपूर्ण कलाकृतियां हैं। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण था गॉड ग्रेड आर्टिफाई, उसके बाद सेंट ग्रेड आर्टफिट, फीनिक्स ब्लड रोब था और अंत में यहाँ एक लॉ और था। जैसे ही जन ने बहुत उत्साह से काम किया, दक्ष टुकड़ों को एक साथ जोड़ने में कामयाब रहा। फ्लेमिंग बर्ड सिंबल एक फीनिक्स होना चाहिए। उसने सोचा ये सही है, ये फीनिक्स ब्लड रोब जैसा लगता है जिसे तिया शिन ने ड्रॉ के बाद अपने प्रतिद्वंदी के परिवार के सदस्य को दिया था। रॉयल ट्यूटर ने जिस लड़की से शादी की है वह स्पिरिट वॉरियर की वंशज होगी। जुन ने दक्ष से कहा। एक संत ग्रेड रक्षात्मक कलाकृति, यह इस दुनिया में बहुत उपयोगी होगी। मुझे खुशी है कि मुझे इसके बारे में जानकारी मिली, लेकिन यह अच्छा नहीं है। बुशून को रोब चाहिए। अगर मेरे पास स्टोरेज रिंग होती तो मैं फीनिक्स ब्लड रोब को उसकी आंखों से छिपाने के लिए उसमें रख सकता था, लेकिन अगर मैं फीनिक्स ब्लड रोब के साथ वापस आया तो वह वशुन द्वारा ले लिया जाएगा। दक्ष गहरी सोच में डूब गया और उसने भौंसा कोड़ ली। वह जानता था कि वह केवल एक ही काम कर सकता है और वही एक ही फीनिक्स ब्लड रोब के साथ वापस ना आए और उसे प्राप्त करने के बाद भाग ना जाए। नहीं, मैं सेंट ग्रेड आर्टिफी अपनी योजना को खराब नहीं कर सकता, उसने सोचा और अपना सिर हिलाया। या तो मैं इसे चुरा सकता हूं और वापस आने से पहले इसे कहीं छिपा सकता हूं, या फिर इसे ले भी नहीं सकता। नहीं, मैं बाद में रॉयल ट्यूटर को मरवा दूंगा। अगर मैं फीनिक्स ब्लड रोग को पीछे छोड़ देता हूं तो वे बाद में उसे ले लेंगे। मैं इसे चुरा सकता हूं, वापस आने से पहले इसे कहीं छिपा सकता हूं और उनसे झूठ बोल सकता हूं कि मुझे यह नहीं मिला, लेकिन फिर मैं तब पकड़ा जाऊंगा जब रॉयल ट्यूटर यह घोषित करेगा कि किसी ने उसका रोग चुरा लिया है। वशुन इतना मूर्ख नहीं होगा कि वह जान सके कि क्या हुआ। वह अपने दिमाग में कई तरह के निष्कर्ष निकालता रहा और फिर आखिरकार उसने आह भरी। उसके लिए एकमात्र संभव कदम यही था कि वह रोब लेकर वापस आए और उसे वशुन को सौंप दे। जब उसकी योजना पूरी हो जाती तो वह वशुन से वह रोब चुरा सकता था। तुम किस बारे में सोच रहे हो? मुझे पता है कि यह कठिन है, लेकिन इस समय केवल तुम ही हो जो इसे कर सकते हो। मैं अपना मुख्य मिशन पूरा करने से पहले बाहर जाकर कोई कार्रवाई नहीं करना चाहता। तुम्हारी युद्ध भावना तुम्हें ऐसा करने की अनुमति देती है, वशुन ने फिर कहा जब उसने देखा कि दक्ष गहरी सोच में खो गया है। ठीक है, मैं ये करूंगा।
करूंगा, लेकिन मेरी एक विनती है, दक्ष ने अचानक कहा, क्योंकि उसके दिमाग में एक विचार आया। क्या अनुरोध? वशुन ने दक्ष से पूछा। तुमने कहा कि यह एक रक्षात्मक कलाकृति है। मैं तुम सब में सबसे छोटा और सबसे कमजोर हूँ। मैं अपनी सुरक्षा के लिए उस वस्तु को रखना चाहता हूँ। जब हम यहाँ से मिशन पूरा करके वापस आएंगे तो मैं उसे वापस कर दूंगा। दक्ष ने मासूमियत से कहा, यह एक खतरनाक मिशन है और मैं अक्ष साम्राज्य को गिरते हुए देखने के लिए जीवित रहना चाहता हूँ। मैं यहाँ मरने वाला नहीं हूँ और ये लबादा अतिरिक्त मदद कर सकता है यदि यह रक्षा में उतना ही अच्छा है जितना आप दावा करते हैं। उन्होंने कहा, वह जब तक हम यहाँ हैं आप इसे रख सकते हैं। मैं इसे अपने बेटे के लिए चाहता हूं, अपने लिए नहीं। लेकिन जब हम इस राज्य से बाहर निकल जाएंगे तो मैं इसे वापस ले लूंगा। वशुन ने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है। दक्ष ने सिर हिलाते हुए कहा, अच्छा अब आप जा सकते हैं। वशुन ने दक्ष से कहा और उसे अपना मिशन पूरा करने के लिए जाने की अनुमति दी। दक्ष खड़ा हुआ और दरवाजे की ओर चलने लगा, लेकिन दरवाजे से कुछ मीटर की दूरी पर ही वह पीछे मुड़ गया और रुक गया। आपने हमें हमारे सारे मिशन दे दिए, अब आप क्या करेंगे? उसने वशुन से पूछा। मेरा अपना एक मिशन है, तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जल्दी करो और पकड़े मत जाना, उसने दक्ष से कहा और उसे जाने का इशारा किया। दक्ष ने आह भरी और वापस मुड़ा और कमरे से बाहर चला गया। उसे पता था कि उसे कोई जवाब नहीं मिलने वाला। उसने अपना चेहरा मास्क से ढक लिया था, हालांकि उसे इसकी जरूरत नहीं थी क्योंकि वह शरारत के मास्क से अपना चेहरा बदल सकता था, लेकिन वह नहीं चाहता था कि कोई उसे देखे। तारांकित और सड़कों पर घूमने लगा। अब जब वह होटल से बाहर आ गया था तो वह अपनी मुख्य समस्या पर ध्यान केंद्रित कर सकता था। वह ये थी कि उसे इस शहर के बारे में कुछ भी नहीं पता था। उसे नहीं पता था कि राजा कहाँ रहता है। शाही शिक्षक के महल की तो बात ही छोड़िए, वह केवल शहर के बाहरी किनारे के पास ही रहता था जिसका इस्तेमाल आम लोग करते थे। रईस भी यहाँ नहीं रुके। उनकी धारणा के अनुसार महल शहर के उत्तरी किनारे के कहीं होना चाहिए, लेकिन वह बस इतना ही सोच पाए। उन्हें यकीन नहीं था कि वह सही थे या नहीं। क्या मुझे किसी से पूछना चाहिए? वह उत्तर दिशा की ओर चलते हुए बुदबुदा आया। 2 घंटे से ज्यादा चलने के बाद वह शहर के अंदरूनी हिस्से में पहुंच गया जहां उसे आखिरकार ऊंची इमारतें दिखी। उसे 2 महल भी दिखाई दिए। फर्क सिर्फ इतना था कि एक महल बाएं तरफ था जबकि दूसरा दाईं तरफ। इन 2 महलों में से एक होना चाहिए जहां शाही शिक्षक रहता है, लेकिन यह उसका महल है। दोनों ही आकार में एक जैसे हैं। उसने दोनों महलों को देखते हुए कहा। उसने अपना छाया परिवर्तन नहीं किया था क्योंकि वह इसे महल के अंदर घुसने के लिए बचाकर रखना चाहता था। हर कोई उसे देख सकता था, लेकिन चूंकि वह महलों के पास नहीं था इसलिए उसे कोई चिंता नहीं थी। उसने अपना लकड़ी का मुखौटा उतार दिया था और अपना चेहरा फिर से बदल लिया था क्योंकि अगर वह इस जगह पर खुलेआम घूमता तो मुखौटा संदिग्ध हो जाता। चलो पूछने के लिए किसी को ढूंढते हैं। उन्होंने बुदबुदाते हुए चारों ओर देखा तथा प्रश्न पूछने के लिए किसी व्यक्ति को ढूंढने का प्रयास किया। उसे पास में ही एक व्यक्ति मिला। वह उसके पास गया। माफ कीजिए सर, लेकिन मैं इस शहर में पहली बार आया हूँ। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इन दोनों महलों में से कौन सा महल महामहिम का है? उसने एक युवक से पूछा। उस आदमी ने दक्ष को संदेह भरी नजरों से देखा। तुम क्यों जानना चाहते हो? उसने दक्ष से पूछा। कुछ नहीं, मैं यहाँ शाही शहर देखने आया हूँ। मैं यहाँ पहली बार आया हूँ और मैंने हमारे राजा के महल को देखने के बारे में सोचा था, लेकिन 2 महलों को देखकर मैं और अधिक भ्रमित हो गया। दक्ष ने मासूमियत से जवाब दिया, मैं समझ सकता हूँ, दोनों महल एक जैसे दिखते हैं इसलिए ये भ्रामक हो सकता है। दाएं ओर का महल महामहिम का है जहाँ वे रहते हैं, जबकि बाएं ओर का महल वह महल है जहाँ महामहिम की 123 पत्नियां रहती है। उस आदमी ने दक्ष को जवाब दिया। दक्ष ये सुनकर दंग रह गया। उसे उम्मीद थी कि महलों में से एक शाही शिक्षक का होना चाहिए, लेकिन ये जानकर कि राजा ने अपने हरम के लिए एक अलग महल बनवाया है। अगर ऐसा था तो शाही शिक्षक कहाँ रहते थे? वह आश्चर्य करने से खुद को नहीं रोक सका। क्या तुम्हें पता है कि शाही शिक्षक कहाँ रहते हैं? दक्ष ने उस आदमी से पूछा। राजकीय शिक्षक, आप इसे यहाँ से नहीं देख सकते, लेकिन यदि आप आगे जाए तो आप उसका महल देख पाएंगे। यह उस महल के पीछे छिपा हुआ है। उस व्यक्ति ने राजा के हरम के महल की ओर इशारा करते हुए कहा। ओह, तो यहाँ 3 महल है, एक तो नजर से छिपा हुआ है। दक्ष ने सिर हिलाते हुए सोचा, मुझे बताने के लिए धन्यवाद। उसने उस आदमी को उत्तर देने के लिए धन्यवाद दिया और फिर महल की दिशा में आगे बढ़ गया। अरे बेवकूफ, महलों के बहुत करीब मत जाओ। नियम है कि कोई भी आम आदमी महलों के 500 मीटर के दायरे में नहीं आना चाहिए, उस आदमी ने चिल्लाते हुए कहा जब उसने दक्ष को महल की ओर आते देखा। ओह, दक्ष ने कहा और उसके चेहरे पर उत्सुकता भरी नजर थी। चिंता मत करो, मैं इतना करीब नहीं आऊंगा, मैं उस सीमा से बाहर ही हूँगा, उसने कहा और चलने लगा। तुम्हारी इच्छा, अगर तुम ये भूल गए और सावधान नहीं रहे तो तुम मर जाओगे, आदमी ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। तारांकित तीसरे महल को देख सका जो दूसरे महल के पीछे छिपा हुआ था। रॉयल ट्यूटर का महल, वहाँ बहुत सारे पहरेदार हैं। मुझे लगता है कि मैं अपनी साधना का उपयोग किए बिना यहीं तक जा सकता हूँ, उसने आह भरते हुए कहा। जैसे ही वह छाया में बदल गया और गायब हो गया, उसकी पुतलियां अपने सामान्य सुनहरे रंग से काली हो गई। उसने छाया परिवर्तन का उपयोग किया था। उसकी
आभा भी गायब हो गई थी, साथ ही उसकी जीवन शक्ति भी। कोई भी उसे ढूंढ नहीं पा रहा था, भले ही वे उसके बगल में खड़े हो, जब तक कि उनके बीच साधना में कोई महत्वपूर्ण अंतर ना हो। स्वर्गीय दानव पंथ, दक्ष ने बड़बड़ाते हुए कहा। जब उसकी पीठ के पीछे 4 खूबसूरत पंख दिखाई दिए, 2 काले और 2 सुनहरे, चूंकि वह अभी भी छाया परिवर्तन का उपयोग कर रहा था और उसने इस पर महत्वपूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर लिया था, इसलिए वह अपने स्वर्गीय दानव पंखों को भी अदृश्य बनाने में सक्षम था। उनके स्वर्गीय दानव पंखों की असाधारण चमक अंधकार के सर्वोच्च नियम के छाया परिवर्तन द्वारा छिपाई जा रही थी। पंख हिलने लगे और वह हवा में ऊपर उठ गया। वह तीसरे महल की ओर उड़ने लगा, जिसके बारे में कहा जाता था कि वह शाही शिक्षक का था। जैसे ही वह आकाश में उड़ रहा था, उसने देखा कि सभी महलों पर कितनी कड़ी सुरक्षा थी, जिससे वह आश्चर्यचकित हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे पहरेदार ने पूरे महल को बिना किसी सुरक्षा चूक के घेर लिया हो। अजीब बात यह है कि 3 महलों में से केवल 2 में ही खिड़कियां और बालकनी थी। रॉयल ट्यूटर के महल में कोई खिड़कियां नहीं थी और इसमें कोई बालकनी नहीं थी। दक्ष ने पूरे महल को घेर लिया और अंदर जाने का केवल एक ही रास्ता पाया और वह मुख्य प्रवेश द्वार था। ऐसा लगता है कि इस जगह के अंदर घुसना रॉयल पैलेस से भी अधिक कठिन है। मैं पारदर्शी खिड़कियों के बिना अंदर टेलीप नहीं कर सकता। वह महल के प्रवेश द्वार पर उतरा, क्योंकि वहां प्रवेश करने का कोई अन्य रास्ता नहीं था। महल के विशाल दरवाजों के ठीक सामने एक गार्ड खड़ा था, जो दूसरे गार्ड से अलग था। गार्ड ने स्टील कवच पहना हुआ था। दक्ष को गार्ड से कोई साधना महसूस नहीं हुई, जिससे उसे विश्वास हो गया कि एक आत्मा योद्धा था। वह से 10 मीटर दूर उतरा। उसके स्वर्गीय दानव पंख गायब हो गए, लेकिन उसका छाया परिवर्तन अभी भी सक्रिय था। उसने सोचा कि क्या उसे अंदर जाने के लिए सिर्फ गार्ड को मारना चाहिए, क्योंकि उसके पास ऐसा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। दरवाजा खोलने के लिए उसे गार्ड को दूर ले जाने की जरूरत थी, लेकिन गार्ड को मारना वह नहीं चाहता था, क्योंकि इससे रॉयल ट्यूटर अपनी सुरक्षा बढ़ा देगा या छिप जाएगा। कुछ क्षण सोचने के बाद उसके दिमाग में एक अच्छा विचार आया। वह गार्ड के पीछे चला गया और उसके और दरवाजे के बीच खड़ा हो गया। उसने दरवाजा नहीं खोला, क्योंकि दरवाजा खोलने की आवाज से उसके ठीक सामने खड़े गार्ड सतर्क हो जाते। इसके बजाय उसने गार्ड की पीठ की ओर देखा। क्या बकवास है, उस पैथिया गार्ड ने अचानक चिल्लाते हुए कहा। जैसे ही वह दक्ष और महल से भागने लगा, दक्ष के चेहरे पर मुस्कान आ गई जब उसने देखा कि वह आदमी उससे दूर होता जा रहा है। जब उसे लगा कि वह आदमी उससे पर्याप्त दूरी पर है, तो वह एक धूर्त मुस्कान के साथ पीछे मुड़ा। दक्ष से भाग रहा असल में उससे दूर नहीं भाग रहा था, बल्कि वह उस आदमी की तरफ भाग रहा था जो उससे दूर भाग रहा था। उसे नहीं पता था कि वह जिस आदमी का पीछा कर रहा था वह असली नहीं था, बल्कि सिर्फ एक भ्रम था, जिसे दक्ष ने अपने भ्रम के नियम का इस्तेमाल करके बनाया था। जैसे ही दक्ष पीछे मुड़ा, भ्रम टूट गया। गार्ड ने देखा कि जिस आदमी का वह पीछा कर रहा था वह गायब हो गया। जब दक्ष ने महल का दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा, तो वह वहीं उलझन में खड़ा रहा। उस दिशा में शून्य दृष्टि से देख रहा था जिस दिशा में वह आदमी गायब हो गया था। जब तक वह वापस मुड़ा, तब तक दक्ष ने महल का दरवाजा बंद कर दिया था। गार्ड को कुछ भी संदिग्ध नहीं लगा, लेकिन वह पीछे मुड़ा। वह अपने साथी गार्ड के पास गया, जो उससे कुछ दूरी पर घेरे में खड़े थे, ताकि उनसे पूछ सके कि क्या उन्होंने किसी आदमी को अपनी ओर भागते हुए देखा है। तरानकन 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 तरानकन। दक्ष ने महल में प्रवेश किया, जो कि बिल्कुल खाली लग रहा था। महल के अंदर बिल्कुल अंधेरा था, यहाँ रोशनी का एक भी कण दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन दक्ष को अंदर देखने में कोई परेशानी नहीं हुई, क्योंकि उसका नियम अंधेरे में माहिर था। उसने अपना छाया परिवर्तन भी रद्द कर दिया। महल में पहले से ही इतना अंधेरा था कि कोई भी कुछ नहीं देख पाएगा, इसलिए उसे खुद को अदृश्य रखने में कोई फायदा नहीं दिख रहा था। साथ ही जहां तक उसकी नजर जा सकती थी, यह जगह खाली थी। उसने अपनी दिव्य इंद्रिय का भी इस्तेमाल किया, ये देखने के लिए कि क्या वहां कोई है, लेकिन वह जगह पूरी तरह से खाली थी। भूतल पर कोई नहीं था। वह सीढ़ियों से पहली मंजिल पर चला गया और अपनी दिव्य इंद्रिय का उपयोग करते हुए चारों ओर घूमने लगा। जल्द ही उसने पूरे महल की सैर कर ली। उसे अंदर एक भी व्यक्ति नहीं मिला। राजकीय शिक्षक अंदर नहीं है। इतनी रात को वे कहाँ चले गए? उसने भोग सिरेबंद या जो भी हो, कम से कम ये महल मेरे पास है, मैं बिना किसी चिंता के खोज कर सकता हूँ। उम्मीद है कि जाते समय उसने फीनिक्स ब्लड रोब नहीं लिया होगा। दक्ष ने महल के एक कमरे में प्रवेश करते हुए सोचा, जिसे उसने सोचा कि वह रॉयल ट्यूटर का है। उसने अपनी खोज शुरू की। उसने पूरा कमरा छान मारा, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। कमरे के अंदर कोई कीमती चीज नहीं थी। इस कमरे में सिर्फ कुछ कपड़े थे। उसने सोचा कि शायद ये रॉयल ट्यूटर का कमरा नहीं है और वह अगले कमरे में तलाश करने चला गया, लेकिन नतीजा वही रहा। अगले कमरे में भी वह कलाकृति नहीं थी जिसकी उसे तलाश थी। एक के बाद एक वह महल के कमरों की तलाशी लेता रहा। उसने अपनी दिव्य इंद्रिय का प्रयोग करके ऊपर से नीचे तक सभी कमरों की तलाशी ली। पूरे महल की तलाशी लेने में उसे 1 घंटा लग गया, लेकिन उसे फीनिक्स ब्लड रोब नहीं मिला। अंदर कुछ रोब मौजूद थे और उनमें से कुछ लाल भी थे, लेकिन उनमें से किसी की पीठ पर फीनिक्स पैटर्न नहीं था। अंततः दक्ष ने निष्कर्ष पर पहुंचकर हार मान ली, वस्त्र वहां नहीं है। मुझे लगता है कि शाही शिक्षक जाते
जाते समय वस्त्र को अपने साथ ले गए होंगे। मुख्य प्रश्न यह है कि वे कहाँ गए। दक्ष ने भोह सिकुड़न की द्वार की ओर चलने लगा। वह द्वार के सामने रुक गया और अपनी दिव्य इंद्रिय का उपयोग करके बाहर देखने लगा। उसे प्रवेश द्वार के बाहर एक व्यक्ति खड़ा दिखाई दिया। ये वही गार्ड था जिसे दक्ष ने जंगली पीछा करने के लिए भेजा था। गार्ड तलाशी से वापस आ गया था और उसने महल के प्रवेश द्वार पर अपना स्थान ले लिया था। गार्ड को देखते ही दक्ष के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वह दरवाजे के करीब गया और धीरे से खटखटाया। हम दरवाजे के बाहर खड़े गार्ड ने अपने पीछे से आवाज सुनी। उसने पीछे मुड़कर दरवाजे की तरफ देखा लेकिन दरवाजा बंद लग रहा था और उसके पीछे कोई नहीं था। जब ये सोच रहा था कि क्या यह उसकी गलतफहमी थी तो उसने फिर से शोर सुना, यह अंदर से आ रहा है। वह उलझन में बड़बड़ा हुए दरवाजे की ओर बढ़ा। उसने दरवाजा खोला और अंदर देखा लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। जैसे ही वह दरवाजा बंद करने वाला था उसने एक और आवाज सुनी लेकिन इस बार वह ऊपर से आ रही थी। वह महल में घुसा और ऊपर की ओर चला गया। उसने कमरों की तलाशी लेनी शुरू की कि कहीं अंदर कोई तो नहीं है। जब वह पहली मंजिल पर स्थित कमरों के अंदर देख रहा था तभी उसे नीचे से कुछ आवाज सुनाई दी। वह कमरे से बाहर निकला और सीढ़ियों से नीचे देखा तो पाया कि दरवाजा बंद था। क्या वह उलझन में था कि क्या हो रहा है? वह महल के अंदर किसी को नहीं देख सकता था लेकिन यह अजीबोगरीब चीजें होती रही। उसे आश्चर्य होने लगा था कि क्या महल के अंदर कोई आत्मा है। वह नीचे जाने में सक्षम था। तभी उसका चेहरा पीला पड़ गया क्योंकि उसे लगा कि उसकी पीठ पर किसी नुकीली चीज ने वार किया है। वह पीछे मुड़ा लेकिन वहां कोई नहीं मिला। हालांकि उसे अभी भी अपनी पीठ में दर्द महसूस हो रहा था। उसमें से खून भी बह रहा था। ऐसा लग रहा था कि पीठ पर कोई छोटी चीज जैसे चाकू घोंप दिया गया हो, उसे तुरंत बाहर निकाल लिया गया हो। यहाँ कौन है? अभी बाहर आओ ने दहाड़ हुए अपनी तलवार निकाली। गार्ड की पीठ के पीछे लोमड़ी की छाया दिखाई दी। वह दरवाजे की ओर बढ़ा। दक्ष उस आदमी पर हमला करने ही वाला था कि उसने देखा कि वह बिजली की तरह तेजी से आगे बढ़ रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे उसके पीछे दिखाई देने वाली लोमड़ी की छाया ने उसकी गति कई गुना बढ़ा दी थी। यह उसकी युद्ध भावना होगी, एक फॉक्स युद्ध भावना जो उसकी गति को बढ़ाती है। दक्ष ने सोचा और जल्दी से प्रतिक्रिया की। वह जानता था कि वह उस आदमी की गति से मेल नहीं खा सकता लेकिन कुछ ऐसा था जो वह कर सकता था। अंतरिक्ष के सामने सारी गति बेकार थी क्योंकि अंतरिक्ष सर्वोच्च था। कोई भी व्यक्ति चाहे कितनी भी तेज गति क्यों ना हो वह हमेशा टेलीप से धीमी ही रहने वाली थी। वह प्रवेश द्वार के ठीक सामने टेलीप हो गया जबकि उसका छाया परिवर्तन अभी भी सक्रिय था। उस आदमी पर हमला करके उसे मारने के बजाय उसने अपना चाकू उस आदमी के पैरों की ओर फेंका। चाकू ने उस आदमी के घुटनों पर वार किया जिससे वह गिर गया। चूंकि वह आदमी इतनी तेजी से भाग रहा था नीचे गिरने के बाद भी वह रुका नहीं और वह आगे की ओर खिसक रहा। वह तभी रुका जब दक्ष ने उस आदमी को रोकने के लिए अपने पैरों का इस्तेमाल किया। दक्ष ने अपना छाया परिवर्तन रद्द कर दिया और अंततः उस आदमी के सामने प्रकट हुआ। उसने एक QE तलवार बनाई और उसे उस आदमी की गर्दन पर रख दिया। अगर तुम कुछ भी करने की कोशिश करोगे तो तुम मर जाओगे। अगर तुम एक असली लाश नहीं बनना चाहते तो बेहतर है कि तुम एक लाश की तरह रहो और कुछ भी मत करो, बस मुझे जवाब दो। दक्ष ने उस आदमी को चेतावनी देते हुए कहा। तुम कौन हो? आदमी ने बिना हिले डुले पूछा। उसने दक्ष की बात सुनने का फैसला किया था क्योंकि उसकी जिंदगी दक्ष के हाथ में थी। मैं कौन हूँ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क ये पड़ता है कि तुम मेरे सवालों का जवाब दोगे। तुम जवाब दोगे है ना? दक्ष ने धमकी भरे लहजे में पूछा। मैं ऐसा करूंगा। आदमी ने कुछ सेकंड सोचने के बाद कहा। अच्छा लड़का, मुझे बताओ कि शाही शिक्षक कहाँ चले गए? दक्ष ने उस आदमी से पूछा। तथा हमें किसी को बताने की अनुमति नहीं है। अगर मालिक को पता चल गया कि हमने किसी को इसके बारे में बताया है तो वह हम सभी को मार डालेगा। आदमी ने भयभीत स्वर में कहा। अगर तुम मुझे बता दोगे तो किसी को पता नहीं चलेगा, तुम जिंदा बच जाओगी, मुझे मेरे जवाब मिल जाएंगे। ये हम दोनों के लिए जीत वाली स्थिति होगी। दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। और तुम सही हो, अगर तुम मुझे नहीं बताओगे तो रॉयल ट्यूटर तुम्हें नहीं मारेगा क्योंकि मैं तुम्हें अभी मार रहा हूँ। ध्यान से सोचो, तुम जीना चाहते हो या मरना चाहते हो? चुनाव तुम्हारा है। उसने आगे कहा। मैं जीना चाहता हूँ, मैं जीना चाहता हूँ, आदमी ने जवाब दिया। अच्छा मुझे बताओ कि वह कहाँ गया? दक्ष ने सिर हिलाते हुए कहा। राजकीय शिक्षक रानी के महल में गए हैं, आदमी ने उत्तर दिया। रानी का महल? क्या तुम्हारा मतलब उस महल से है जहाँ राजा अपना हरम और अपनी सभी पत्नियां रखता है? दक्ष ने चेहरे पर अजीब भाव के साथ पूछा। हाँ, उस आदमी ने अपनी बात की पुष्टि करते हुए कहा। आखिर क्या बात है? उसे राजा के हरम में क्यों जाना चाहिए? दक्ष ने फिर पूछा। मैं ऐसा इसलिए क्योंकि वह हमेशा ऐसा करता है मास्टर, हर रात रानी के महल में राजा की खूबसूरत महिलाओं के साथ मौज मस्ती करने जाता है, आदमी ने जवाब दिया। दक्ष कुछ सेकंड तक शून्य में देखता रहा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या प्रतिक्रिया दे। क्या राजा को इस बारे में पता है या वह राजा को बिना बताए हरी टोपी पहना रहा है? दक्ष ने पूछा। राजा को नहीं पता, महामहिम ने एक दुर्घटना में अपनी मर्दानगी खो दी थी, वह कुछ भी नहीं कर सकते इसलिए वह अब अपने हरम में नहीं जाते। उस क्षण से मास्टर ने महिलाओं का आनंद लेने के लिए अपने हरम में जाना शुरू कर दिया।
आदमी ने जवाब दिया, ये शाही शिक्षक वास्तव में राजा को धोखा दे रहा है। दक्ष को समझ नहीं आ रहा था कि वह इस बेकार राजा के लिए हंसे या रोए। ऐसा लग रहा था जैसे राजा ने महल महिलाओं के लिए बनवाया था ताकि वह मौज मस्ती कर सके, लेकिन उसी महल में शाही शिक्षक उसे हरे रंग की टोपी पहना रहा था। क्या वह जाते समय लाल लबादा पहने हुए था? उसने उस आदमी से पूछा। हाँ वो था। तुम्हें कैसे पता? आदमी ने असमंजस में पूछा। क्या बागे के पीछे एक ज्वलंत पक्षी का प्रतीक था? दक्ष ने फिर पूछा। हाँ मुझे याद है कि मैंने उसके वस्त्र पर एक ज्वलंत पक्षी का प्रतीक देखा था। उस व्यक्ति ने सिर हिलाते हुए उत्तर दिया, अच्छा मेरे लिए इतना ही काफी है। दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने मेरी बहुत मदद की है, मुझे यकीन है कि यह जानकर तुम शांति से मर सकोगे, उसने कहा और अचानक अपनी तलवार नीचे कर ली और उस आदमी का सिर काट दिया। उसने शव को उठाया और महल के भूमिगत तहखाने में रख दिया, जो ऐसा लगता है जैसे दशकों से खोला ही नहीं गया था। जब उसने शव को यहाँ रखा तो उसे पूरा यकीन था कि काफी समय तक यहाँ कोई भी शव को नहीं ढूंढ पाएगा। शव से निपटने के बाद वह महल से निकलकर रानी के महल की ओर उड़ने लगा। दक्ष रानी के महल की ओर उड़ चला। इस बार वह कुछ हद तक निश्चिंत था क्योंकि उसे रानी के महल की कुछ खिड़कियां और बाल कनियां दिखाई दे रही थी। वह खुश था कि उसे रॉयल ट्यूटर के महल के अंदर प्रवेश पाने के लिए उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी जितनी उसे करनी पड़ी थी। वह जल्द ही क्वींस प्लेस पर पहुंच गया और एक बालकनी में उतरा। वहां एक कांच का दरवाजा था जिसके दूसरी तरफ एक पर्दा लगा हुआ था। वह दरवाजे के कोने में चला गया ताकि कुछ जगह मिल जाए जिससे वह हॉल के दूसरी तरफ देख सके। चूंकि पर्दा कोनों को ठीक से ढक नहीं रहा था इसलिए उसे अंदर का नजारा देखने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी जिसकी उसे टेलीप के जरिए जरूरत थी। वह खुश था कि उसे अंदर जाने के लिए खिड़कियां तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ी। अंदर का दृश्य देखने के बाद वह अंदर टेलीप करने में कामयाब रहा। दक्ष ने खुद को एक दालान में पाया जो बालकनी की ओर जाता था। वह अपनी दिव्य इंद्रिय को सक्रिय रखते हुए अंदर की ओर चला गया जिसका उपयोग वह जगह के विभिन्न कमरों के अंदर देखने के लिए कर रहा था। ज्यादातर कमरों में राजा की खूबसूरत पत्नियां शांति से सो रही थी। उसने जितनी भी औरतें देखी वे सभी खूबसूरत थी जिसकी उम्मीद की जा सकती थी क्योंकि वे सभी राजा की पत्नियां थी। वह दालान में घूमता रहा और जगहों की तलाशी लेता रहा। जब भी वह किसी नौकरानी के पास होता तो वह केवल छाया परिवर्तन का इस्तेमाल करता था, लेकिन ज्यादातर समय वह छाया परिवर्तन को बंद रखता था। सभी कमरों की तलाशी लेने के बाद वह आखिरकार एक कमरे के बाहर पहुंचा। उसे कमरे के अंदर से कुछ आवाजें आती हुई सुनाई दे रही थी। अपनी दिव्य दृष्टि से उसने बिस्तर पर लेटे एक आदमी को देखा। वह आदमी 60 साल का लग रहा था। उसके लंबे सफेद बाल और सफेद दाढ़ी थी। वह आदमी पूरी तरह से बिना कपड़ों के था। एक महिला उस आदमी की कमर पर खड़ी थी, ऊपर नीचे हिल रही थी। महिला की पीठ दरवाजे की तरफ थी जिससे रॉयल ट्यूटर को दरवाजे का नजारा नहीं दिख रहा था। दक्ष को कुछ हद तक खुशी हुई कि यह ऐसा ही था। हालांकि कमरे के अंदर सिर्फ एक महिला नहीं थी, कमरे के अंदर 3 महिलाएं थी। उनमें से एक महिला बूढ़े आदमी को चूम रही थी, तीसरी महिला बूढ़े आदमी के पास लेटी हुई थी और उसका शरीर शाही शिक्षक द्वारा छुआ जा रहा था। कमरे के अंदर मौजूद किसी भी व्यक्ति ने कपड़े नहीं पहने थे। यह अच्छा है चूंकि उसने लबादा नहीं पहना है, इसलिए इसे ले जाना आसान होना चाहिए, दक्ष ने सोचा। जब उसने उस आदमी के कपड़े टेबल पर रखे देखे जो रॉयल ट्यूटर से बहुत दूर था, टेबल अंदर के दरवाजे के पास थी। उसने कमरे में प्रवेश नहीं किया था लेकिन उसे यकीन था कि जब वह प्रवेश करेगा तो वह 1 सेकंड के भीतर बागे को ले जा सकेगा। उसे केवल एक ही संदेह था कि क्या उसका छाया रूपांतरण इतना शक्तिशाली है कि वह शाही शिक्षक को पता न चल सके। वह रॉयल ट्यूटर की असली ताकत नहीं जानता था लेकिन उसे लगभग यकीन था कि उसे नहीं पकड़ा जाएगा क्योंकि रॉयल ट्यूटर कोई कल्टेटर नहीं था और टेबल उससे बहुत दूर थी। उसे नहीं लगता था कि इसमें कोई जोखिम है जब तक कि वह रॉयल ट्यूटर के ठीक बगल में खड़ा ना हो। वह धीरे से कमरे के दरवाजे के पास गया और उसे खोलने की कोशिश की इस उम्मीद में कि वह बंद नहीं होगा। दुर्भाग्यवश दरवाजा बंद था। अंदर देखने के लिए कोई खिड़कियां नहीं थी और वह पकड़े बिना टेलीप नहीं कर सकता था। अंततः वह केवल निराशा में आह भर सका। वह जोर से गाली देना चाहता था, जो भी हो ऐसा लगता है कि मुझे कुछ जोखिम तो उठाना ही पड़ेगा, उसने सोचा और आह भरी वह दरवाजे के करीब गया और धीरे से खटखटाया। शाही शिक्षक ने शोर सुना। उसने जिस महिला को चूम रहा था उसे एक तरफ कर दिया ताकि उसके होंठ आजाद हो जाएं। ये कौन है? शाही शिक्षक ने पूछा। जाओ देखो दरवाजे पर कौन है। कोई जिम्मेदारी ना सुनने पर उसने जिस महिला को वह चूम रहा था उससे दरवाजा खोलने के लिए कहा, जबकि उसने अपने दोनों हाथ पहली महिला की कमर पर रख दिए जो उसकी कमर पर बैठी थी और तेजी से चलो मूर्ख औरत। शाही शिक्षक ने उसे ऊपर नीचे चलने में मदद करते हुए गाली दी। तीसरी महिला दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ी लेकिन उसे कोई नहीं मिला। वह कमरे से बाहर निकलकर इधर उधर देखने लगी, इस बात की परवाह किए बिना कि उसने कुछ भी नहीं पहना हुआ है। उसे नहीं पता था कि जब वह कमरे से बाहर निकली थी तो दरवाजा पूरी तरह खुला छोड़कर दक्ष चुपके से अंदर घुस आया था। वह अभी भी अपने शैडो ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल कर रहा था। वह कौन था? शाही शिक्षक ने पूछा। वहां कोई नहीं है, महिला ने वापस जाते हुए जवाब दिया। कोई नहीं है? क्या तुम कह रहे हो कि हवा ने दरवाजा खटखटाया है? शाही शिक्षक ने भौं
सिकुड़ागार ने शायद किसी ने इस कमरे को किसी और का कमरा समझ लिया हो और जब उन्हें एहसास हुआ कि वे गलत थे तो वे चले गए। महिला ने मासूमियत से कहा और वापस अंदर चली गई और दरवाजा बंद कर दिया। वह उन पुरुषों के पास गई और शाही ट्यूटर के पास लेट गई तथा उसे चूमने लगी। दक्ष कमरे के अंदर मेज के पास खड़ा था। वह यथासंभव कम आवाज करने की कोशिश कर रहा था। वह पकड़ा नहीं जाना चाहता था, इसलिए उसने अपनी सांस भी रोक रखी थी। वह मेज पर पड़े लाल वस्त्र को घूर रहा था। उसने अपना हाथ बढ़ाया और धीरे से लबादा उठाया, इससे पहले कि वह टेलीप होकर बाहर चला जाता। मुझे अजीब सा लग रहा है, कोई भी इस कमरे को किसी और का समझकर बिना माफी मांगे भाग नहीं सकता। कुछ तो गड़बड़ है, शाही ट्यूटर ने कहा और उसने महिलाओं को एक तरफ कर दिया और बिस्तर से उतर गया। मैं बाहर देख लूंगा, उसने कहा और कपड़ पहनने के लिए मेज की ओर चला गया। लेकिन जब उसने पाया कि उसका लाल लबादा गायब है तो उसका चेहरा पीला पड़ गया। मेरा लबादा कहाँ है? वह गरजते हुए पीछे मुड़ा और महिलाओं की ओर देखा। क्या ये वही नहीं है जहां आपने इसे रखा था? महिलाओं ने असमंजस में उसकी ओर देखते हुए पूछा। ये यहाँ नहीं है मूर्खों, मुझे बताओ कि यह कहाँ है। तुम नहीं जानते कि वह लबादा कितना महत्वपूर्ण है? शाहीकर ने महिलाओं को घूरते हुए कहा। वह महिला के पास गया, उनमें से एक महिला की गर्दन पकड़ी और उसे हवा में उठा लिया। ये वही महिला थी जिसने दरवाजा खोलकर देखा था कि आप बाहर हैं। तुम ही एकमात्र व्यक्ति थे जो मेरे वस्त्र उतारने के बाद कमरे से बाहर निकले। बताओ तुमने इसे किसे दिया? मेरे साथ खेलने की हिम्मत मत करना। शाही शिक्षक ने अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहा। जब मैंने बाहर देखने के लिए दरवाजा खोला तो मैंने टेबल पर कुछ लाल रंग की चीज देखी। जब मैं दरवाजा बंद करके बिस्तर पर वापस आई तब भी वह वहीं थी। मुझे नहीं पता कि क्या हुआ, वह कैसे गायब हो गई। महिला ने सांस लेने के लिए संघर्ष करते हुए जवाब दिया। रहस्यमय दस्तक और वस्त्र गायब। या तो यह आपकी योजना थी कि कोई दस्तक देकर बाहर वाले को मेरा वस्त्र दे दे या कोई अंदर घुसकर वस्त्र ले जाए। शाही शिक्षक ने गंभीर स्वर में बुदबुदा। या मैं तुम्हें अभी भी माफ कर सकता हूं अगर तुम मुझे अभी बता दो। अगर ये तुम्हारी योजना है तो मैं तुम्हें तब तक जीने दूंगा जब तक तुम मुझे बताओगे, लेकिन अगर तुमने झूठ बोला तो तुम्हारे लिए मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शाही शिक्षक ने धमकी भरे लहजे में कहा। महिला ने जवाब दिया। मैं अपनी जिंदगी की कसम खाती हूँ मैंने ऐसा नहीं किया, मुझे नहीं पता कि क्या हुआ। जब उसने उत्तर दिया तो शाही शिक्षक ने उसकी आंखों में गहरी नजर डाली। उसका उत्तर पाकर उसने उसे छोड़ दिया। कोई यहाँ आया और मेरा लबादा चुरा ले गया। शाही शिक्षक ने कपड़े पहनते समय बुदबुदा आया। महल के अंदर घुसकर मेरी नाक के नीचे से मेरा वस्त्र चुराना और पकड़े न जाना। वह व्यक्ति निश्चित रूप से कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, मुझे उसे पकड़ना होगा। शाही शिक्षक ने कपड़े पहनकर कमरे से बाहर निकलते हुए कहा। उसने गलियारे में इधर उधर देखा और कोई सुराग ढूंढने की कोशिश की। चोर जो चाहता था उसे पाने के बाद वह अंदर नहीं रुकेगा। वह महल से बाहर निकलते समय बुदबुदा आया। वह एक नौकरानी के सामने रुका जो उसे रास्ते में मिली थी। क्या तुमने यहाँ किसी अजनबी को देखा? शाही शिक्षक ने बहुत सिड़कानी से पूछा। अरे नहीं, नौकरानी ने सिर हिलाते हुए कहा। शाही शिक्षक ने लड़की को एक तरफ हटा दिया और निकटतम खिड़की की ओर बढ़ने लगा। उसने बाहर देखा तो उसे केवल खूबसूरत चांदनी में महल की रखवाली कर रहे पहरेदार दिखाई दिए। ये स्पष्ट था कि उन्होंने किसी घुसपैठिए को नहीं देखा था क्योंकि वहां कोई शोरगुल नहीं था। वह कमबख्त चोर, अब उसे ढूंढना नामुमकिन है, लेकिन अगर उसे लगता है कि वह मेरा लबादा लेकर इस शहर से भाग सकता है तो वह मूर्ख है। उसे शायद मेरी युद्ध भावना और मेरे आदमियों के बारे में पता नहीं है। शाही शिक्षक ने मुस्कुराते हुए कहा। दुर्भाग्य से उसे ढूंढने से पहले मुझे अभी भी कुछ चीजों की जरूरत है। उसे यकीन था कि वह जल्द ही दक्ष को ढूंढ लेगा। उसने खिड़की खोली और बाहर उड़ गया। वह अपने महल में वापस चला गया। वह जानता था कि चोर को यह पता लगाने का एक तरीका था कि वह कहाँ है और वह ये था कि वह अपने महल के पहरेदार या यहाँ के पहरेदार से पूछे। उसका पहला संदेह उसके अपने महल पर था और वह आगे कोई निर्णय लेने से पहले सब कुछ जांच लेना चाहता था। तरानकन 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 तरानकन। लाल लबादा चुराने के बाद दक्ष सीधे उस होटल में पहुंचा जहां ड्रैगन स्क्वाड ठहरा हुआ था। महल के अंदर घुसते ही उसने अपना चेहरा नकाब से ढक लिया। वह कमरे में दाखिल हुआ और थोड़ी देर इधर उधर देखने के बाद इस नतीजे पर पहुंचा कि कमरा पूरी तरह खाली था। वो शून्य शायद बाहर जाकर वही करने गया था जो उसे करना था। दक्ष बिस्तर पर बैठ गया और अपने हाथ में लबा पर बने फीनिक्स प्रतीक को देखने लगा। वह देख सकता था कि प्रतीक कितना अद्भुत लग रहा था। ऐसा लग रहा था मानो लपटे जीवित और गतिशील हो। बहुत सुंदर, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। यह निश्चित रूप से है, इसे असली फीनिक्स के रक्त की बूंद का उपयोग करके बनाया गया था, इसीलिए इसे फीनिक्स ब्लड रोब कहा गया। यह आपकी रक्षा को बढ़ा सकता है और यह आपकी उपचार क्षमताओं को भी बढ़ा सकता है। जुन ने मुस्कुराते हुए दक्ष से कहा। उन्होंने आगे कहा, केवल इतना ही नहीं, यह इससे भी अधिक कार्य कर सकता है क्योंकि यह सेंट ग्रेड कलाकृति है। रक्षा ही मेरी जरूरत है, लेकिन इससे ज्यादा क्या हो सकता है? दक्ष ने उलझन में जुन से पूछा। तुम्हें फीनिक्स की सबसे बड़ी क्षमता पता है? जुन ने चेहरे पर एक मनोरंजक मुस्कान के साथ दक्ष से पूछा। अग्नि के माध्यम से पुनर्जन्म, दक्ष ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। हाँ। जुन ने अपना सिर हिलाया। क्या तुम्हारे
तुम्हारा मतलब है कि यह मेरे मरने के बाद मुझे पुनर्जीवित करने में मदद कर सकता है? दक्ष ने भोग सुनाता जुन ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, तो ये सिर्फ एक रक्षात्मक कलाकृति है। दक्ष ने जवाब दिया और अपनी आंखें घुमाए। मेरे कहने का मतलब यह है कि इस वस्त्र में फीनिक्स की विशेषता है क्योंकि इसे फीनिक्स के खून से बनाया गया है। अगर कोई अधिक शक्तिशाली व्यक्ति बार बार हमला करता है तो यह नष्ट हो सकता है, लेकिन ये खुद को ठीक कर लेता है। यह ऐसा 9 बार कर सकता है। जुन ने दक्ष से कहा, तो आपका मतलब यही है? ये वही है। मेरे लिए ये सिर्फ एक रक्षात्मक कलाकृति है जो मेरी रक्षा करने में सक्षम होनी चाहिए। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि यह अच्छा नहीं है, मैं बस ये कह रहा हूँ कि यह ऐसा ही है। मैं पहले हमला करने वाला व्यक्ति हूँ, लेकिन बचाव करना भी एक अच्छी चीज है। मैं तिया शेन के इस उपहार की सराहना करता हूँ, दक्ष ने हंसते हुए जवाब दिया। उसने फीनिक्स रोब पहना, लेकिन वह यहीं तक सीमित नहीं रहा। उसने ऊपर एक लबादा पहना क्योंकि फ्लेमिंग फीनिक्स प्रतीक बहुत प्रमुख था। उसे यकीन था कि अगर कोई सार्वजनिक रूप से इस लबादे को देखेगा तो वह इसे आसानी से पहचान लेगा और यह एक समस्या होने वाली थी। उसने सोचा कि इसे इस्तेमाल करते समय इसे छिपाए रखना बेहतर होगा। मुझे आश्चर्य है कि रॉयल ट्यूटर को यह समझने में कितना समय लगेगा कि लबादा गायब है और क्या वह पूरे शहर में तलाशी का आदेश देंगे। दक्ष ने बिस्तर पर लेटते हुए कहा, मुझे यकीन है कि वशुन ने इस बारे में जरूर सोचा होगा। मुझे आश्चर्य है कि वह इस चोरी के बाद की स्थिति से कैसे निपटने की योजना बना रहा है बिना इसके कि उसका मुख्य मिशन प्रभावित हो। उसने बिस्तर पर लेटते हुए सोचा और सोचा कि क्या सब कुछ योजना के अनुसार होने वाला है या उसे इसके अनुसार बदलाव करने की जरूरत है। कुछ मिनट तक गहन चिंतन के बाद वह उठकर बैठ गया और उसने निर्णय लिया कि वह परिस्थिति की मांग के अनुसार खुद को समायोजित कर लेगा। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण काम अपनी ताकत बढ़ाना था। अगर वह अपनी योजना की गति अधिक तेजी से पर्याप्त ताकत हासिल कर लेता है तो वह सब कुछ रोक सकता है और शत्रुतापूर्ण तरीके से कब्जा कर सकता है। वह खेती करने ही वाला था, लेकिन कुछ सोचकर वह रुक गया। जुन, मेरा एक सवाल है, अगर मैं डार्क सैक्रिफाइस का इस्तेमाल करूं तो क्या होगा? डार्कनेस का नियम मुझे कुछ समय के लिए अपना दिमाग खो देगा, लेकिन मैं थोड़े समय के लिए अविश्वसनीय ताकत हासिल कर सकता हूं। जहां तक डार्क सैक्रिफाइस के साइड इफेक्ट्स की बात है, तो अगर कोई साइड इफेक्ट्स हैं तो क्या हुआ? चूंकि मैं इस शरीर को छोड़कर अपने असली शरीर में वापस जाने वाला हूं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसने जुन से पूछा, जैसे पिछली बार का प्रभाव इस शरीर को प्रभावित नहीं कर रहा है, वैसे ही डार्क सैक्रिफाइस का प्रभाव मेरे वास्तविक शरीर को प्रभावित नहीं करना चाहिए। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि मैं यहाँ के परिणामों से मुक्त हूँ? उन्होंने आगे कहा, यह सच है, लेकिन फिर भी मेरा सुझाव है कि आप ऐसा न करें। इस शरीर के संभावित भविष्य की संभावनाओं को बर्बाद न करें। जून ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, शरीर की भविष्य की संभावनाएं तुम्हारा क्या मतलब है? दक्ष ने असमंजस में पूछा। कुछ नहीं, बस याद रखें कि इसका प्रयोग हमेशा अंतिम उपाय होना चाहिए। जुन ने आगे कहा, ठीक है, वैसे भी आगे एक लंबा रास्ता है। मैं इतना दूरदर्शी नहीं बनना चाहता। मैं इस राज्य में हर किसी के लिए हीरो बनने जा रहा हूं। जिसने मिलियाई के परिवार को दोषी ठहराया, मेरे जाने के बाद उसके लिए कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। मैं इस मुकदमे को पूरा करूंगा और मैं इसे इस तरह से करूंगा कि मेरे जाने के बाद भी उसका जीवन अच्छा रहे। दक्ष ने सिर हिलाते हुए कहा। उसने बात करना बंद कर दिया और साधना शुरू कर दी। रात खामोशी में बीत गई। ड्रैगन स्क्वाड का कोई भी सदस्य रात भर वापस नहीं आया, जिससे दक्ष को शांति से साधना करने का मौका मिला। आधा दिन भी बीत गया और अभी भी कोई वापस नहीं आया। दक्ष ने इस समय साधना बंद कर दी थी और वह बहुत चिक्का हो गया था। उसने अपनी दिव्य इंद्रिय का प्रयोग किया और ड्रैगन स्क्वाड के सदस्यों द्वारा बुक किए गए अन्य कमरों को देखा, लेकिन वे कमरे भी खाली थे। अभी तक कोई वापस क्यों नहीं आया? मैं जानता हूं कि उन सभी को अपना मिशन पूरा करने के लिए एक निश्चित समय दिया गया था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वे वापस नहीं आ सकते। उन्होंने भोग सिकोड़ते हुए कहा। वह उठकर बिस्तर से उतर गया। वह खिड़की के पास गया और बाहर देखने लगा, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ क्योंकि उसने देखा कि सड़कें गार्डों से भरी हुई थी। हर जगह गार्ड दिखाई दे रहे थे जो हर किसी की जांच कर रहे थे। उनमें से कुछ तो उस होटल में भी प्रवेश कर रहे थे जहां दक्ष ठहरा हुआ था। लगता है ये रॉयल ट्यूटर का काम है। वह अपना फीनिक्स ब्लड रोब ढूंढने की कोशिश कर रहा होगा। अगर मैं गलत नहीं हूं तो इस शहर से निकलने वाले सभी रास्ते और हवाई क्षेत्र अवश्य ही बंद कर दिए गए होंगे। उसने बिस्तर पर वापस जाते हुए कहा। इस गहन तलाशी के कारण उन्हें अपना काम पूरा करने में शायद अधिक समय लग रहा है, फिर भी यह अच्छा है। सभी गार्ड शहर की तलाशी ले रहे हैं। इस तलाशी में कुछ ना मिलने पर वे सोचेंगे कि चोर चला गया। इससे वे निश्चिंत हो जाएंगे। जहां तक रॉयल टू की बात है तो उसे भी बहुत अधिक आत्मविश्वास होना चाहिए, क्योंकि वह जानता है कि चोर जो भी था वह उसकी जान नहीं चाहता था। वैसे भी वह उसके बाद अपनी सुरक्षा बढ़ाने की जहमत नहीं उठाएगा। उसने बिस्तर पर बैठते हुए और साधना फिर से शुरू करते हुए कहा। वह कभी कभी अपनी दिव्य इंद्रिय का प्रयोग करके ये देखता रहता था कि बाहर क्या हो रहा है। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि अरुण के फ्लोर
फ्लोर पर आ गए हैं। वे कमरों के अंदर झांकने लगे हैं कि कोई अंदर है या नहीं और तलाशी लेने लगे हैं। वह उठकर एक तरफ चला गया और अपने कमरे की जांच होने का इंतजार करने लगा। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि होटल का स्टाफ बिना अनुमति के गार्ड को मेहमान के कमरे की जांच करने में मदद कर रहा था। आखिरकार यह राज्य के दूसरे सबसे शक्तिशाली व्यक्ति का आदेश था। जल्द ही उसके कमरे में पहुंच गए, दरवाजा खोला गया और वे सभी अंदर घुस गए। उन्होंने पूरे कमरे की तलाशी ली लेकिन उन्हें कोई नहीं मिला। कुछ देर बाद वे वहां से चले गए, इस बात से अनजान कि जिस व्यक्ति को वे ढूंढ रहे थे वह कमरे की तलाशी के दौरान उनके ठीक बगल में खड़ा था। उनके जाने के बाद दक्ष अपनी साधना पर वापस चला गया। तरान कन तरान कन तरान कन तरान कन दिन बीत गया और रात हो गई। जब वह शून्यता वहां पहुंची, वह कमरे में दाखिल हुआ और दक्ष को देखा। लगता है कि तुम चोरी करने में सफल हो गए हो, पूरा शहर बंद है। रॉयल ट्यूटर ने प्रवेश और निकास को सील कर दिया है लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सिर्फ 1 या 2 दिन ही चलेगा। वशून ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे वह चोगा दिखाओ, उसने दक्ष से कहा। दक्ष बिस्तर से उतरा और उसने जो लबादा पहना हुआ था उसे उतार दिया, जिससे उसकी पीठ पर जलते हुए फीनिक्स पैटर्न के साथ सुंदर लाल लबादा दिखाई दिया। ये बिल्कुल वैसा ही लग रहा है जैसा मैंने सुना था। इसे लबादे से ढकना एक अच्छा विचार है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं जब तक हम यहाँ हैं, इसे सुरक्षित रखें। वशून ने बिस्तर पर बैठते हुए अपना सिर हिलाते हुए कहा, बाकी लोग कहाँ हैं? दक्ष ने पूछा। वे जल्द ही यहाँ आ जाएंगे, वशू ने उत्तर दिया। हालांकि मुझे तुमसे कुछ कहना है, दक्ष ने अचानक बोले। वशू ने दक्ष की ओर देखते हुए पूछा, जब मैं उस वस्त्र की तलाश कर रहा था तो मैंने रॉयल ट्यूटर की उंगली पर एक अंगूठी देखी। यह वही अंगूठी लग रही थी जिसके बारे में मैंने सुना था। मुझे लगता है कि राजा ने रॉयल ट्यूटर को एक अंगूठी दी थी। मुझे नहीं पता कि उसने ऐसा क्यों किया लेकिन ऐसा लगता है कि ऐसा ही है। हमें मिशन में सफल होने के लिए रॉयल ट्यूटर को मारना पड़ सकता है, दक्ष ने गंभीर स्वर में कहा। हाँ, मैं भी तो तुमसे यही पूछने वाला था। मैं कुछ जानकारी जुटाने गया था और मुझे पता चला कि राजा ने कोई अंगूठी नहीं पहनी है। मुझे लगने लगा था कि तुमने झूठ बोला है। ऐसा लगता है कि राजा ने सुरक्षा के लिए शाही शिक्षक को अंगूठी दी है। वशून ने भों सिकुड़ागढ़े, हम रॉयल ट्यूटर पर हमला करेंगे और अंगूठी वापस ले लेंगे, ये बेहतर है, दक्ष ने मासूमियत से मुस्कुराते हुए कहा। उसे नहीं पता था कि राजा ने अंगूठी पहनी है या नहीं। उसकी पिछली योजना उन्हें राजा पर हमला करने के लिए कहना था लेकिन उन्हें राजा को मारने के लिए नहीं। अगर राजा ने कोई अंगूठी नहीं पहनी होती तो वह बहाना बना सकता था कि उसने बाद में शाही शिक्षक को अंगूठी दी थी। अगर राजा ने अंगूठी पहनी होती तो दक्ष दावा कर सकता था कि यह उससे मिल नहीं खाती जो उसने सुना था और यह असली राजा नहीं था, जिससे शाही शिक्षक फिर से निशाने पर आ जाता। लेकिन उसने कदम छोड़ने का फैसला किया। वह जानता था कि इससे उसकी कहानी में कुछ खामियां पैदा हो सकती है लेकिन अब वह उस कदम को छोड़कर मुख्य विषय पर वापस जाना चाहता था। मुझे लगता है कि मैं भाग्यशाली हूँ, यह आदमी पहले ही राजा से मिलने जा चुका है। उस अनावश्यक कदम को छोड़ना मेरे लिए फायदेमंद साबित हुआ क्योंकि अगर मैंने पूछताछ के बाद कहानी बदल दी होती तो यह उतना प्रभावी नहीं होता। दक्ष ने सिर हिलाते हुए सोचा। हालांकि वह सही था, उसने देखा कि रॉयल ट्यूटर ने आज रात एक अंगूठी पहनी हुई थी, इसलिए वह दावा कर सकता था कि यह वही अंगूठी थी जिसे उन्होंने रॉयल ट्यूटर को मारने के बाद पहना था। रॉयल ट्यूटर की मौत से आक्रोश भड़के और राजा को युद्ध शुरू करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, तभी भी असली मजा शुरू होगा। बदला लेने के लिए लड़ाई, बचाव के लिए लड़ाई से ज्यादा प्रभावी थी। वह चाहता था कि अक्ष साम्राज्य के नागरिक सुनाई साम्राज्य पर क्रोधित हो ताकि वह एक ही बार में सभी बाधाओं को दूर कर सके। उसने यही सोचा, यह नहीं जानते हुए कि यह योजना सफल होगी या विफल। जल्द ही ड्रैगन स्क्वाड के अन्य सदस्य भी कमरे में आने लगे। वे अपने मिशन को पूरा करते हुए पूरे शहर में व्यापक तलाशी से बच निकलने में कामयाब रहे थे। उन सभी ने वुश उनको अपनी स्थापना के बारे में बताया। सारी जानकारी बताने के बाद वे वुश उनसे आगे के आदेश की प्रतीक्षा करने लगे। आप सभी ने जानकारी एकत्र करने में अच्छा काम किया है, अब हमारे पास वह सब कुछ है जिसकी हमें आवश्यकता है। कार्रवाई के लिए समय, भले ही हमारे पास 1 सप्ताह से अधिक का समय है लेकिन इस मिशन को जल्दी से जल्दी पूरा करना और वापस लौटना बेहतर है। हम जितनी जल्दी काम पूरा करेंगे अनिश्चितता की संभावना उतनी ही कम होगी, वशून ने सभी से कहा और अपना सिर हिलाया। हालांकि मिशन में थोड़ा बदलाव हुआ है, हमें जिस अंगूठी की जरूरत है वह रॉयल ट्यूटर के हाथ में है। अब हम उसके महल को निशाना बनाएंगे। चूंकि शहर के पहरेदार हर जगह तलाशी ले रहे हैं और हाई अलर्ट पर है, इसलिए ऐसा करने का ये सही समय नहीं है। 2 दिन आराम करें, अगर ये हंगामा खत्म हो गया तो हम अपना हमला शुरू करेंगे, उन्होंने आगे कहा। ड्रैगन स्क्वाड के एक सदस्य ने पूछा, क्या होगा यदि हंगामा और तलाशी 2 दिन में खत्म नहीं हुई? कोई बात नहीं, अगर हालात ऐसे ही रहे तो हम 2 दिन बाद भी हमला करेंगे। मैं तीसरा दिन यहाँ नहीं बिताना चाहता और यह अंतिम दिन है। हमें ये सुनिश्चित करने की जरूरत है कि हम तैयार हैं। 2 दिन आराम करो, तुम्हें आराम करना चाहिए और लोगों की नजरों से दूर रहना चाहिए। इस क्षेत्र की पहले से ही जांच की जा चुकी है, पहरेदार
पहरेदार को यहाँ वापस नहीं आना चाहिए, लेकिन फिर भी सतर्क रहो, वशुन ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया। हाँ। सभी ड्रैगन स्क्वाड सदस्य पीछे मुड़े और कमरे से बाहर निकल गए, अपने कमरे की ओर बढ़ते हुए केवल दक्ष और वश उनको पीछे छोड़ दिया। क्या तुम अंतिम हमले में भाग लोगे या पीछे रहोगे, वो शून्य ने दक्ष से पूछा। जब ने पीछे मुड़कर देखा, मैं निश्चित रूप से भाग लूंगा, मुझे किसी चीज का डर नहीं है, दक्ष ने अपना सिर हिलाते हुए जवाब दिया। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि तुम मर जाओगी? शाही शिक्षक कोई कमजोर आदमी नहीं है, वशु ने दक्ष से पूछा। डरने की क्या बात है, मैंने अपना अधिकांश जीवन एक दुश्मन देश में बिताया है जहां हर कोई मुझसे नफरत करता था, मैंने कई बार मौत का सामना किया है। वास्तव में इस समय में मैं इस लबादे और अपनी क्षमताओं की मदद से सबसे सुरक्षित हूं, मेरे पास तुम भी हो, मुझे नहीं लगता कि मैं पीछे रह सकता हूं, दक्ष ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। अच्छा, यही तो मैं सुनना चाहता था, वशून ने चेहरे पर प्रशंसा भरी नजर के साथ कहा। तारांकित गया, सिर्फ 2 दिनों में ही तलाशी पूरी हो गई, पूरे शहर और सभी घर की तलाशी पहरेदार ने ली, सिर्फ 3 महलों की तलाशी नहीं ली गई। अंत में यह निष्कर्ष निकाला गया कि चोरी की गई कलाकृति अब शहर के अंदर नहीं थी। तलाशी ठीक वैसे ही समाप्त हुई जैसा ड्रैगन स्क्वाड ने भविष्यवाणी की थी और कोई भी दोबारा तलाशी लेने के लिए होटल में नहीं आया। ड्रैगन स्क्वाड के सदस्य रॉयल ट्यूटर के महल पर अपने पहले हमले के लिए तैयार थे, वे सभी वशुन के कमरे के अंदर थे और वशुन की बातें सुन रहे थे। ठीक है, मुझे तुमसे कुछ कहना है, मैंने कुछ दिन पहले हमारे छोटे दोस्त से कुछ सुना था, वह ये था कि शाही शिक्षक अपनी रातें राजा के हरम के महल में बिताते थे। यह एक तरह से पक्की खबर थी, मैं खुद इसकी पुष्टि करने गया था, लेकिन मैंने उसे पिछले 2 दिनों में अपने महल से बाहर निकलते नहीं देखा। वो शून अपने आदमियों से बात कर रहा था। अब ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि पूरे शहर की तलाशी ली जा रही थी और वह अपने महल से बाहर निकलने का जोखिम नहीं उठाना चाहता था, लेकिन संभावना है कि वह आज रात वहां हो सकता है। हम 2 समूहों में हमला करेंगे, सबसे पहले हम रॉयल ट्यूटर के महल पर तेजी से हमला करेंगे और उसे अपने कब्जे में ले लेंगे। अगर राजा वहां नहीं है तो हम हरम पैलेस पर हमला करेंगे, इससे पहले कि कोई समझ पाए कि क्या हो रहा है। दोनों ही स्थितियों के लिए तैयार रहे, उन्होंने आगे कहा। उन्होंने इस बारे में भी विस्तार से बात की कि इस हमले के दौरान कौन क्या करेगा। पूरी व्याख्या समाप्त होने के बाद वे सभी जाने के लिए तैयार हो गए। होटल से बाहर निकलते समय सभी ने अपने चेहरे नकाब से ढक लिए थे, वे सभी छाया में छपते हुए रॉयल ट्यूटर के महल की ओर चले गए। दक्ष को आश्चर्य हुआ कि ड्रैगन स्क्वाड के सदस्य छिपने में कितने कुशल थे, उसे यकीन था कि वो में ज्यादातर अपनी युद्ध आत्माओं का इस्तेमाल भी नहीं कर रहे थे। ये सब ड्रैगन स्क्वाड से प्राप्त उत्तम प्रशिक्षण के कारण था। उनकी तुलना में दक्ष को छिपने में मुश्किल हो रही थी क्योंकि वह उतना प्रशिक्षित नहीं था। वह इस तरह की चीजों के लिए ज्यादातर अपने शैडो ट्रांसफॉर्मेशन पर निर्भर था, लेकिन वह दूसरों के सामने उस कौशल को उजागर नहीं करने वाला था। अब तक उसने केवल अपनी शॉर्ट रेंज टेली क्षमताओं को उजागर किया था और इस बार वह इसे वैसा ही रखना चाहता था। वह जितना अधिक दिखावा करेगा, आपातकालीन स्थिति में उसे उतने ही कम गुप्त हथियारों का उपयोग करना पड़ेगा। जल्द ही सभी लोग स्वयं को छिपाते हुए महल के पास पहुंच गए, लेकिन वे बिना देखे उतनी ही दूर जा सकते थे क्योंकि उनके आगे केवल गार्डों की दीवार ही थी। वे सुरक्षित दूरी पर छिप गए। अर्ली काम पर लग जाओ, वह शून्य अपने एक आदमी से कहा। लंबे नीले बालों वाला एक लड़का आगे आया और अपने हाथ हृदय की ओर ले गया। उसके पीछे एक छाया दिखाई दी जो किसी रूलर की छाया जैसी लग रही थी। रूलर सोने से बना हुआ लग रहा था, उस पर कोई संख्या नहीं थी, इसलिए यह नहीं दिखा कि कौन सी इकाइयां थी, लेकिन उस पर नियमित अंतराल पर निशान थे। उस आदमी ने अपना दूसरा हाथ शाही शिक्षक के महल की ओर इशारा किया। यह उसकी शासक आत्मा है, यह उसके खड़े होने की जगह और उसके लक्ष्य स्थान के बीच की दूरी को बढ़ा या घटा सकती है। जल्द ही हम रॉयल ट्यूटर के महल के पास होंगे, जैसे ही ऐसा होगा हमला कर देना। वशून ने दक्ष को समझाया, हमें तेजी से काम करना होगा, कोई शोर नहीं होना चाहिए, वे एक भी आवाज करे उससे पहले ही उन्हें मार डाले। उन्होंने सभी से कहा, घटो। शासक युद्ध आत्मा वाले आदमी ने बड़बड़ाई या उसके पीछे युद्ध आत्मा की छाया भी चमकने लगी। दक्ष किसी घटना के घटित होने का इंतजार कर रहा था। वह सोच रहा था कि वास्तविक युद्ध आत्मा का प्रभाव कैसा होगा और जब वास्तव में ऐसा हुआ तो वह आश्चर्यचकित रह गया। ऐसा लग रहा था जैसे वे जिस जगह खड़े थे वह अचानक शाही शिक्षक के महल के करीब आ गई हो। ऐसा लग रहा था कि उनके बीच सिर्फ 1 कदम की दूरी है, जबकि साथ ही ऐसा लग रहा था जैसे दूरी एक ही है। अब वह शून्य आदेश दिया, सभी ने 1 कदम आगे बढ़ाया और उन गार्डों के सामने कूद पड़े जिन्हें नहीं पता था कि क्या हो रहा है। ड्रैगन स्क्वाड के सदस्यों के लिए रूलर वो स्पिरिट के कारण उनके छिपने की जगह और गार्डों के बीच की पूरी दूरी को कवर करने के लिए बस 1 कदम ही काफी था, लेकिन गार्डों को यह नहीं पता था। वे चौके बिना नहीं रह सके क्योंकि 20 लोग हवा के झोंके से उनके सामने आ गए। उन्हें बाहर निकाले जाने से पहले वे ना तो हिल सकते थे और ना ही कुछ सोच सकते थे। वे अपनी युद्ध आत्माओं का उपयोग भी नहीं कर पाए इससे पहले कि उनकी सभी गर्दन टूट गई। दक्ष को हमला करने की भी जरूरत नहीं पड़ी, ज्यादातर दुश्मनों का ड्रैगन स्क्वाड ने खात्मा कर दिया। पहला हमला खत्म हो चुका था और कोई आवाज नहीं हुई, जिससे वशुन ने सराहना में अपना सिर हिलाया।
यहीं से असली लड़ाई शुरू होती है। कहा जाता है कि शाही शिक्षक मुझसे बिल्कुल भी कमजोर नहीं है, अगर हम सब मिलकर काम करें तो हम उसे आसानी से संभाल लेंगे, किसी भी हालत में उसे महल से बाहर ना निकलने दें। मुख्य लक्ष्य अंगूठी है, पहले अंगूठी लेने की कोशिश करें। अंगूठी शाही शिक्षक की जान से ज्यादा महत्वपूर्ण है। वशु ने महल के प्रवेश द्वार की ओर चलने से पहले कहा। ड्रैगन स्क्वाड के सदस्य उचित संरचना में उसके पीछे पीछे चले। वशु ने दरवाजा खोला और महल के अंदर अपना पहला कदम रखा। वशु ने उस स्थान में प्रवेश किया, उसके पीछे पीछे उसके साथी सदस्य भी थे। अंदर घुसते ही उन्होंने पाया कि नीचे की मंजिल पूरी तरह खाली थी, वहां कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। ये पिछली बार की तरह ही है, उसे ऊपर अपने कमरे में होना चाहिए या फिर यहाँ नहीं होना चाहिए, दक्ष ने धीमी आवाज में कहा और पीछे से दरवाजा बंद कर दिया। ड्रैगन स्क्वाड के सदस्य सीढ़ियों की ओर बढ़ने लगे, चलते समय अपने पैरों से होने वाली आवाज को कम करने की कोशिश कर रहे थे। जल्द ही वे ऊपर पहुंच गए। वे दक्ष के पीछे पीछे शाही शिक्षक के कमरे की ओर चल पड़े, जो पहले भी यहाँ आ चुका था। दक्ष ने धीरे से कमरे का दरवाजा खोला। ड्रैगन स्क्वाड के सदस्य कमरे के अंदर देख पाए। उन्होंने जो देखा उससे वे बहुत खुश हुए। शाही ट्यूटर अपनी आंखें बंद करके बिस्तर पर लेटा हुआ था। ये जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा आसान हो सकता है, वो कसूर ने सोचा और चाक को निकाल लिया। वह कमरे के अंदर कदम रखने ही वाला था कि वह रुक गया। तुम रुक क्यों गए? अंदर आओ, शाही शिक्षक ने कहा और अपनी आंखें खोलकर बैठ गया। यह एक जाल है, हमें जितना सोचा था उससे ज्यादा लड़ना पड़ सकता है, तैयार हो जाओ, हारना कोई विकल्प नहीं है, वो शून ने कहा और उसने दूसरों को पीछे हटने का इशारा किया। ड्रैगन स्क्वाड का नेता व्यक्तिगत रूप से यहाँ है, आपके राजा को वास्तव में रॉयल ट्यूटर से नफरत है जो आपको उसे मारने के लिए भेज रहा है। एक और आवाज सुनाई दी जब एक व्यक्ति छाया से बाहर निकलकर रॉयल ट्यूटर के पास खड़ा था। सिंदूर व शून्य भोर सिलक भी अपने मुखौटे के पीछे भोर कोड़ रहा था। सौभाग्य से उसका मुखौटा उसके चेहरे और उसके हाव भाव को छिपा रहा था। मिलन यहाँ है, इसका मतलब है कि उन्हें पता था कि हम हमला करने जा रहे हैं। फीनिक्स संगठन के अन्य सदस्य भी यहाँ होने चाहिए, दक्ष ने सोचा। उसका अनुमान सच साबित हुआ क्योंकि उसने नीचे से कदमों की आवाज सुनी। वो शोन को छोड़कर बाकी सभी ने पीछे मुड़कर देखा तो फीनिक्स संगठन के 20 से अधिक सदस्य नीचे खड़े थे और उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। फीनिक्स संगठन यहाँ है, यह एक जाल था। ड्रैगन स्क्वाड के सदस्यों में से एक ने फीनिक्स संगठन के सदस्यों को देखकर सिलक वजन ने अपनी नजर वमलिनिज के अन्य सदस्यों की बिल्कुल भी परवाह नहीं की। आपको हमारी योजना के बारे में कैसे पता चला? वशु ने गंभीर स्वर में पूछा। क्या तुमने सोचा था कि तुम मेरा पिछला लबादा चुरा सकते हो और मैं तुम सबको नहीं ढूंढ पाऊंगा? क्या तुमने सचमुच सोचा था कि अगर तुम सिटी की तलाशी से बचने में कामयाब हो गए तो भी तुम नहीं पकड़े जाओगे ही? शिक्षक ने बिस्तर से उतरते हुए मुस्कुराते हुए कहा। वह तलाशी इस तथ्य को छिपाने की एक योजना थी कि आपने हमें ढूंढ लिया है, वो शून्य में भौं सरते हुए पूछा। हाँ, मुझे ड्रैगन स्क्वाड लीडर से कम इतनी उम्मीद तो करनी ही चाहिए थी, कम से कम तुम ये तो समझ पाए। हाँ, तलाशी सिर्फ समय की बर्बादी थी, तुमने मेरा कीमती रोग चुराया था। उसके अगले ही दिन मुझे तुम्हारे बारे में पता चल गया था। तुम मेरे और मेरे लोगों की युद्ध आत्माओं के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते थे। जब चोर ने मेरे कपड़े चुराए थे तो उन पर छोड़ी गई खुशबू से तुम्हें ढूंढना मुश्किल नहीं था, रॉयल ट्यूटर ने हंसते हुए कहा। इसके बाद आप सभी पर जासूसी करना और भी आसान हो गया। मुझे पता है कि आप मेरी अंगूठी के लिए मुझे निशाना बना रहे थे, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मैं आपको पकड़ने के बाद आपसे पूछताछ करने में बहुत समय लगाऊंगा। उन्होंने आगे कहा, हमें पकड़ने के बाद तुम ऐसा करोगे? जहां तक हमें पकड़ने की बात है तो यह एक दूर की कौड़ी है। दोस्तों, हम युद्ध में है, उन्हें दिखाओ कि ड्रैगन स्क्वाड क्या करने में सक्षम है। तुम नीचे की मंजिल संभालो छोटा लड़का, और मैं ऊपर की मंजिल संभाल लेंगे, वह शून्य ने कहा और वह सीधे बमिल की ओर उड़ गया। दक्ष भी रॉयल ट्यूटर की दिशा में आगे भागा, अब वह पीछे नहीं हट सकता था, उसे वुशुन के सामने दिखावा करना था और अंगूठी ले लेनी थी। रूलर वॉ स्पिरिट वाले व्यक्ति ने फिर से अपनी वॉ स्पिरिट निकाली। रूलर एक बार फिर चमकने लगा, जिससे ड्रैगन स्क्वाड के सदस्यों और नीचे के लोगों के बीच की दूरी कम हो गई। ड्रैगन स्क्वाड के सदस्य तुरंत आगे बढ़ गए क्योंकि उन्होंने ड्रैगन स्क्वाड के स्पिरिट योद्धाओं पर हमला करना शुरू कर दिया था। जैसे ही वह शून वमिन को उसके और वो शू के बीच आग की एक दीवार बन गई। बच्चे की योजना। वो शू ने धीरे से ताली बजाते हुए दहाड़ लगाया। अचानक हवा का एक बड़ा झोंका आया जिसने भड़की हुई लपटों को उड़ा दिया। वह शून अपनी मुट्ठी बांधते हुए आगे बढ़ता रहा। उसने बमिल के चेहरे की ओर मुक्का मारा। वशुन की मुट्ठी के चारों ओर हवा की एक घनी शक्ति दिखाई दी। बमिल ने भी वैसा ही किया और मुक्का मारा। दोनों मुट्ठी टकराए जिससे हवा और आग का विस्फोट हुआ। विस्फोट इतना तीव्र था कि बमिल को 10 कदम पीछे हटना पड़ा, जबकि वशुन केवल 1 कदम पीछे हटी। हाँ, तुम फीनिक्स संगठन के नए नेता हो, लेकिन डेमन के सामने तुम कुछ भी नहीं हो। वह आसानी से मेरे हमले का मुकाबला कर सकता था। जहां तक तुम्हारी बात है, तुम तो एक बच्चे हो, वशुन ने निराशा में अपना सिर हिलाते हुए कहा। अगर तुम यहाँ मरना नहीं चाहते
चाहते तो वापस चले जाओ। उसने आगे कहा, तुम में इतनी ताकत नहीं है, तुमने मेरी आधी ताकत भी नहीं देखी। सिंदूर की चमक उसके दोनों हाथों के इर्द गिर्द झाग बनने लगी, जिससे उसके हाथों के कपड़ों में आग लग गई। उसकी मांसपेशियां दिखने लगी। ममल वर्षु की ओर उड़ गया और उसने फिर से हमला किया, लेकिन इस बार उसकी लपत अधिक तीव्र थी क्योंकि उसकी पीठ के पीछे एक बमिल पक्षी की छाया दिखाई दी। पहले से ही अपनी युद्ध भावना का उपयोग कर रहे हो, कितना अपरिपक्व छोटा बच्चा। डेमन ने कभी भी अपनी युद्ध भावना का उपयोग पहले नहीं किया, उसने हमेशा मुझे अपनी युद्ध भावना का उपयोग पहले करने के लिए मजबूर किया। तुम उसके सामने वास्तव में एक बच्चे हो। हाँ, फीनिक्स संगठन वास्तव में कमजोर हो गया है। क्या उन्हें उम्मीद थी कि फीनिक्स संगठन हमारे ड्रैगन स्क्वाड के साथ मुकाबला करेगा जिसके शीर्ष पर इतना कमजोर नेता है? वो सुनने कहा जबकि वह हवाओं के साथ नाच रहा था, मिलन के सभी हमलों को चकमा दे रहा था। क्या तुम बच्चे हो? चकमा देना बंद करो या फिर तुम बस चकमा देते रहो और समय बर्बाद करो जबकि तुम्हारी टीम मर रही है। बमिल ने दक्ष को जवाब दिया, मेरी टीम, मुझे उनके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, इसके बजाय आपको चिंतित होना चाहिए। वुशुन ने मुस्कुराते हुए कहा। जैसे ही उसने ये कहा महल में चीख गूंज उठी। चीख ने वुशुन के चेहरे पर मुस्कान ला दी जबकि बमिल के चेहरे पर शिकन ला दी। जो चीख निकली थी वह फीनिक्स संगठन के सदस्य की चीख थी। पहला आ गया है, आगे सुनने के लिए तैयार हो जाओ। वुशुन ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर आपको लगता है कि मुझे प्रभावित करने के लिए ये काफी है तो आप गलत है। फीनिक्स खून से पैदा होता है और यह सब कुछ जला देता है, ठीक वैसे ही जैसे हम तुम सबको जलाकर राख कर देंगे। बमिलन ने दहाड़े हुए अपने हमलों की गति बढ़ा दी। हाँ, मैं सिर्फ तुम्हारा हुनर देखना चाहता था, इसीलिए मैं चकमा दे रहा था। ये देखने की कोशिश कर रहा था कि क्या तुम एक भी बार जमीन पर उतर सकते हो, लेकिन तुम बेकार हो। मुझे लगता है कि बमिल बर्ड स्पिरिट सिर्फ एक बेकार स्पिरिट है जिसे अनुपात से ज्यादा बड़ा चढ़ाकर पेश किया गया है। या तो ऐसा है या फिर इस युद्ध स्पिरिट का मास्टर बेकार है जो इसे ठीक से इस्तेमाल करना नहीं जानता। वकसन ने आह भरते हुए कहा, मुझे लगता है कि ये दोनों का ही मिश्रण है, युद्ध भावना और इसका प्रयोग करने वाला व्यक्ति, दोनों ही बेकार है। उसने आगे कहा। जैसे ही उसने चकमा देना बंद किया और वमिंगो में जल रही थी लपटें इतनी भयंकर थी कि वह जिस किसी चीज को छूती उसे जला देती, लेकिन वह वुश उनके हाथ को नहीं जला सकती थी क्योंकि वुशुन के हाथ हवा से बनी एक घनी सुरक्षात्मक परत से घिरे हुए थे। इसने उसके हाथों को सुरक्षित रखा, लेकिन ये गर्मी को वुशुन को नुकसान पहुंचाने से नहीं रोक पाए। सौभाग्य से वुशुन को बस थोड़े समय की जरूरत थी। वुशुन के चेहरे पर मुस्कान आ गई जब उसने वर्मियन को देखा। वमय को पता था कि वह खतरे में है क्योंकि उसने वुशुन के पीछे एक अजीब छाया देखी थी। ऐसा लग रहा था मानो किसी देवदूत की परछाई हो जिसके सुंदर पंख हो। वुशुन ने लगभग देरी करना बंद कर दिया था। उसने वमिन को मुट्ठी को चकमा दिया, लेकिन तभी उसने अपने शरीर के ऊपर पंख की एक अविश्वसनीय ताकत महसूस की जिसने उसे जमीन पर दबा दिया। हमने अभी तक काम शुरू भी नहीं किया है और आप पहले से ही जमीन पर है, ये बहुत शर्म की बात है। वुशुन ने हंसते हुए कहा। उसने अपना हाथ उठाया और हाथ में पवन ब्लेड बनाते हुए बमिल के करीब चला गया। तुम कभी भी उसकी जगह नहीं ले सकते, तुम बहुत कमजोर हो। वुशुन ने कहा, तुम नहीं जीते हो। सिंदूर ने गंभीर स्वर में कहा। बमिल के पीछे वमिन को लगा कि कुछ गड़बड़ है। उसने अपने एंजल ऑफ विंड वर्ड स्पिरिट का इस्तेमाल किया और वापस कूद गया, लेकिन वह मुश्किल से ज्वाला के विस्फोट से बच पाया जो पतली हवा से बमिल के चारों ओर दिखाई दिया था। धमाका इतना शक्तिशाली था कि आसपास की खिड़कियां टूट गई। सौभाग्य से वुशुन ने कुछ दूरी बना ली थी और अपने चारों ओर एक अवरोध बना लिया था जिससे उसे इस हमले से खुद को बचाने में मदद मिली। वुशुन इस बात से निराश था कि इसमें इतना समय लग रहा था। वह जानता था कि दक्ष के पास खुद की रक्षा करने की क्षमता थी, लेकिन वह जितनी जल्दी हो सके उसकी मदद करने के लिए वहां पहुंचना चाहता था। उन्हें जल्दी से वह अंगूठी लेकर वहां से चले जाना था, इससे पहले कि हंगामा और भी ज्यादा लोगों को आकर्षित कर ले। उसने दक्ष की तरफ देखा कि वहां चीजें कैसे चल रही हैं, लेकिन वह ये देखकर हैरान रह गया कि दक्ष वे दोनों बस एक दूसरे को देख रहे थे, कुछ भी नहीं कर रहे थे। शाही शिक्षक की सांसें तेज लग रही थी जबकि दक्ष थोड़ा शांत दिख रहा था। अपनी लड़ाई पर ध्यान दो। वर्मेल दहाड़ हुए एक ज्वलंत पक्षी की तरह वुशुन की ओर उड़ चला। बमिल के कपड़ों का ऊपरी आधा हिस्सा पहले से ही जल चुका था जिससे उसकी नंगी छाती और सुगठित मांसपेशियां दिखाई दे रही थी। तारक महत का उल्टा दक्ष ने रॉयल ट्यूटर पर हमला कर दिया था। उसने सोचा कि वुशुन जल्द ही उसे वापस देने के लिए आएगा, इसलिए वह गंभीरता से हमला करने के बजाय रॉयल ट्यूटर को केवल देरी कर रहा था। वह शायद ही कभी हमला करता था और ज्यादातर हमलों को चकमा देता था जिससे शाही शिक्षक थक जाता था और क्रोधित हो जाता था। तुम एक अच्छे छोटे चूहे हो, है ना? क्या बमिल स्क्वाड ने तुम्हें केवल कायरों की तरह भागना सिखाया है? रॉयल ट्यूटर ने दक्ष का मजाक उड़ाया और वह हंसने लगा। दक्ष भी हंसने लगा। तुम क्यों हंस रहे हो? शाही शिक्षक ने दक्ष से पूछा क्योंकि उसने हंसना बंद कर दिया था और उसकी भौं तन गई थी। मैं बस यही सोच रहा था कि कोई व्यक्ति कितनी बेशर्मी से अपने आप पर इतना गर्व कर सकता है। अगर वह एक छोटा सा चूहा
लोहा भी नहीं पकड़ सकता। इस विचार ने मुझे थोड़ा हंसाया। दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम छोटे कमीने, तुम्हारा मुंह तो सचमुच बहुत बड़ा है ना? शाही शिक्षक ने बहुत सिकुड़ागाने, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, फिर भी तुम इतना बोल रहे हो, तुम आराम से बैठकर क्यों नहीं मर जाते? तुम पहले से ही इसके लिए काफी बूढ़े हो चुके हो। दक्ष ने मुस्कुराते हुए मजाकिया लहजे में जवाब दिया, तुम कमीने, तुमने मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत की? शाही शिक्षक क्रोधित हो गया और उसने दक्ष की ओर दौड़ना शुरू कर दिया और हमला करने में आगे निकल गया। आओ बूढ़े बैल, दक्ष ने हंसते हुए देखा कि बूढ़ा आदमी उसकी ओर दौड़ रहा है। जैसे ही रॉयल ट्यूटर दक्ष के सामने पहुंचा, दक्ष गायब हो गया और रॉयल ट्यूटर की पीठ के पीछे दिखाई दिया। दक्ष सीढ़ियों के सामने खड़ा था। रॉयल ट्यूटर को एहसास हुआ कि अगर वह दक्ष के गायब होने के बाद नहीं रुका तो वह गिर जाएगा, लेकिन इससे पहले कि वह रुक पाता उसने महसूस किया कि उसकी पीठ पर एक लात लगी जिसने उसे और भी आगे धकेल दिया। शाही ट्यूटर गिर गया और सीढ़ियों से नीचे लुढ़क गया। हाँ, लगता है मैंने उस बच्चे को कम आंका था, वह बहुत चालाक हो सकता है। उसने तुम्हारे शाही शिक्षक को इतना परेशान कर दिया कि वह अपना दिमाग खो बैठा। वो शून्य ने हंसते हुए फिर से दक्ष की ओर देखा, तुम फिर से वहां देख रहे हो? अपनी लड़ाई पर ध्यान दो। वशुन, तुम मुझे बहुत कम आंक रहे हो, मैंने अभी तक अपनी आधी ताकत भी इस्तेमाल नहीं की है। बमिल ने वशून पर फिर से हमला करते हुए कहा, तो फिर तुम किस बात का इंतजार कर रहे हो? अगर वह होता तो वह अपनी युद्ध भावना के अलावा कुछ भी नहीं छुपाता। तुम तो बस एक बच्चे हो जो अभी भी अपरिपक्व हो। वशून ने, वमिल से करना बंद करो, मैं यहाँ तुम्हारा दुश्मन हूँ, वह नहीं, बमिल ने कहा और उसने वशा पर फिर से हमला किया। वशू ने चेहरे पर एक मनोरंजक मुस्कान के साथ बमिल को देखा। उसे वमिल से कोई फर्क नहीं पड़ा, इसके बजाय वह कुछ हद तक खुश था कि वह सफल हो रहा था। अपने कई वर्षों के युद्ध अनुभव में उन्होंने एक सबसे महत्वपूर्ण बात सीखी थी, वही ये कि एक योद्धा सबसे कमजोर तब होता है जब वह क्रोधित होता है। इसलिए वह हमेशा विरोधियों का सामना करते समय अपना स्वयं बनाए रखने की कोशिश करता था। इसी तरह वह दुश्मनों को क्रोधित करके उन्हें कमजोर करने की कोशिश करता था। वह सफल हो रहा था जिससे वह खुश था, क्योंकि एक शांत दुश्मन उसके दिमाग में सबसे बड़ा दुश्मन था। ठीक उसी तरह जैसे दक्ष शांत था और उसने रॉयल ट्यूटर के गुस्से का इस्तेमाल किया। अगर रॉयल ट्यूटर ने गुस्से में अपना सिर नहीं खोया होता तो उसे जमीन का स्वाद नहीं चखना पड़ता। तारानकित बमिलियन ऊपर की मंजिल पर लड़ाई कर रहे थे। तब ड्रैगन स्क्वाड के सदस्य और फीनिक्स संगठन के सदस्य नीचे की मंजिल पर अपनी लड़ाई कर रहे थे। उनकी लड़ाई ने सब कुछ नष्ट कर दिया था, यहाँ तक कि कुछ दीवारें भी क्षतिग्रस्त हो गई थी, खंभे भी टूट गए थे। दो फीनिक्स संगठन सदस्य और एक ड्रैगन स्क्वाड सदस्य पहले ही मर चुके थे, फिर भी फीनिक्स संगठन संख्या के मामले में लाभ की स्थिति में दिख रहा था। तभी उन सब ने रॉयल ट्यूटर को सीढ़ियों से लुढ़कते हुए नीचे आते देखा। फीनिक्स संगठन के कुछ सदस्य रॉयल ट्यूटर की मदद करने के लिए लड़ाई छोड़कर चले गए। चूंकि उनकी संख्या पहले से ही ड्रैगन स्क्वाड के सदस्यों से ज्यादा थी, इसलिए उनमें से एक के चले जाने से लड़ाई पर ज्यादा असर नहीं पड़ा। ड्रैगन स्क्वाड के सदस्य अभी भी व्यस्त थे, मारने के लिए लड़ रहे थे। रॉयल ट्यूटर, क्या आप ठीक है? फीनिक्स संगठन के सदस्य ने रॉयल ट्यूटर की मदद करते हुए पूछा। दूर रहो, मुझे किसी मदद की जरूरत नहीं है, शाही शिक्षक ने उस आदमी को दूर धकेल हुए गरजते हुए कहा। सीढ़ियों से नीचे गिरना उसके लिए पहले से ही शर्मनाक था और एक तुच्छ आत्मा योद्धा की मदद लेना उसे खुद पर शर्मिंदा कर रहा था। वह मदद करने आए आत्मा योद्धा पर भड़कने से खुद को रोक नहीं सका। बुरे आदमी, क्या आप ठीक हैं? क्या मैं मदद के लिए आऊं? दक्ष ने ऊपर से पूछा। तुम्हें इसके लिए भुगतान करना होगा, शाही ट्यूटर ने कहा और फिर से ऊपर जाने लगा। वह ऊपर पहुंचा तो उसे एहसास हुआ कि दक्ष अब वहां नहीं था। दक्ष अब नीचे था और उसके चेहरे पर व्यंग्यात्मक मुस्कान थी। जब वह कुछ करने वाला था तो उसने किसी चीज के टूटने की आवाज सुनी। उसने पीछे देखा और पाया कि वमलिनिज था। ओह बेटा, ये बहुत ध्यान आकर्षित करने वाला है, वो शून्य ने कहा। शाही शिक्षक ने भी ऊपर की ओर देखा और पाया कि छत गायब हो गई थी और आसमान में आग दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे आग का एक पक्षी अपने पंख फड़फड़ा रहा हो और घृणा से नीचे देख रहा हो। दोस्तों, अभी इस महल से निकल जाओ, छोटे बच्चे अंगूठी ले लो और खेलना बंद करो, हमारा समय समाप्त हो गया है, हमें यहाँ से जाना होगा, वो शून्य चेतावनी देते हुए चिल्लाया, क्योंकि उसने आग की लपटों वाले पक्षी को बिजली की तरह नीचे आते देखा था। ड्रैगन स्क्वाड के सदस्यों ने आदेश सुने और बाहर निकलने की ओर चल पड़े। फीनिक्स संगठन के सदस्यों ने उनका पीछा किया। दक्ष और शाही शिक्षक वहीं रुक गए, लेकिन उन्हें भी अचानक गर्मी बढ़ती महसूस हुई। वह मूर्ख, वह क्या कर रहा है? क्या वह मेरे महल को नष्ट करना चाहता है? शाही शिक्षक ने उस विशालकाय जलते हुए पक्षी को देखते हुए दहाड़ लगाई जो नीचे आ रहा था। उसने अपना हाथ उठाया और उसके चारों ओर एक छाया बनने लगी। वह वमन को अपने महल को नष्ट करने से रोकना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि उसकी युद्ध आत्मा पूरी तरह से भौतिक हो पाती, उसने एक मुंह से खून बाहर निकाल दिया। उसने नीचे देखा और देखा कि उसकी छाती से एक तलवार निकल रही है। उसके दिल पर सीधा वार किया गया था। वर्मियन की वजह से उसका ध्यान भटक गया था, लेकिन वह अपने आसपास के माहौल से इतना भी अवगत नहीं था कि खुद को बचा सके। जब तक उसे एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि दक्ष ने उसके
पीछे से आकर उसके दिल पर वार कर दिया था। शाही शिक्षक अपने घुटनों पर गिर गया। तुम एक भयानक मौत मरोगे, शाही शिक्षक ने कमजोर आवाज में कहा। जब उसका शरीर जमीन पर सपाट होकर गिर गया, उसके पीछे जो छाया बन रही थी वह गायब हो गई। इससे पहले कि दक्ष को इस बात का अंदाजा भी हो कि उसकी युद्ध आत्मा क्या थी, उसने अपना हाथ बढ़ाया और शाही शिक्षक की उंगलियों से अंगूठी ले ली। मुझे अंगूठी मिल गई, उसने पुकारा। अच्छा, अब जल्दी से यहाँ से निकल जाओ बेवकूफ, वह इस महल को जलाकर राख कर देगा। वो शून्य दक्ष से नाराज स्वर में कहा। तुम्हारे बारे में क्या? दक्ष ने पूछा। मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं यहाँ थोड़ा और मजा करने जा रहा हूँ। ऐसा हर रोज नहीं होता कि मुझे ऐसे विरोधियों का सामना करना पड़े जो अपना सब कुछ दे देते हैं, वह शून्य ने कहा। जब सफेद पंखों वाला देवदूत छाया फिर से उसकी पीठ के पीछे प्रकट हुआ। यह पागल आदमी है, मौत को दावत देने में क्या मजा है, मैं यहाँ से जितना दूर रह सकता हूँ रहूंगा, दक्ष ने सोचा और वह भागने लगा। वह मुश्किल से महल से बाहर निकल पाया था कि तभी एक जलता हुआ पक्षी महल पर उतर आया। लपटों के अंदर सिंदूरी युद्ध हो रहा था जो जलते हुए पक्षी का रूप ले रहा था। विस्फोट के कारण आग का एक बड़ा बादल उठा और आसमान में धूल का गुबार उठ गया। भले ही दक्ष महल से बाहर निकल गया था लेकिन वह खुद को विस्फोट से नहीं बचा सका, वह आग की लपटों में फंस गया। सौभाग्य से वह ठीक उसी क्षण टेलीप हो गया जब उसने महसूस किया कि आग ने उसे छुआ है। हालांकि वह 50 मीटर दूर दिखाई दे रहा था लेकिन वह टक्कर से सुरक्षित नहीं था क्योंकि वह दूर जा गिरा। सौभाग्य से वह घायल नहीं हुआ क्योंकि वह जमीन पर गिर गया। वह खड़ा हुआ और महल की ओर देखने लगा। वह सिर्फ आग ही देख पा रहा था, बमिल या वश्य उनका कोई निशान नहीं था। जहां तक ड्रैगन स्क्वाड के अन्य सदस्यों की बात है, दक्ष ने उन्हें अपने पीछे पाया लेकिन उसने कुछ और भी देखा। उसने जो देखा उससे वह चक्का रह गया। वह सोच रहा था कि यह सब कैसे हुआ। शुरुआती योजना सरल थी, यह रॉयल ट्यूटर के महल के अंदर घुसना, उसे मारना, अंगूठी लेना और कुछ सुराख छोड़कर वापस जाना था कि यह ड्रैगन स्क्वाड का काम था। लेकिन जो हुआ वह बहुत ज्यादा था। बिना पकड़े गए अंदर घुसने के बजाय वे रॉयल ट्यूटर के पूरे महल को सफलतापूर्वक उड़ाने में कामयाब हो गए थे। पूरे शहर और सभी गार्डों को देखने के लिए उनके सिर पर एक बड़ा लाल निशान बना दिया था। उन्होंने ड्रैगन स्क्वाड लीडर को भी खो दिया और अब उनके पास बचने की कोई उम्मीद नहीं थी क्योंकि दक्ष ने फीनिक्स संगठन के सदस्यों के पीछे 100 से अधिक शहर के गार्डों को देखा जो ड्रैगन स्क्वाड सदस्यों का सामना कर रहे थे। क्या आप आत्मसमर्पण करने जा रहे हैं या मरने जा रहे हैं? फीनिक्स संगठन के सदस्यों में से एक ने ड्रैगन स्क्वाड से पूछा। मुझे लगता है कि यह योजना विफल रही, मुझे खू को छोड़ देना चाहिए, उन सभी को पीछे छोड़ देना चाहिए। दक्ष ने निराशा में सोचा और आह भरी। वह अपनी विभिन्न क्षमताओं का उपयोग करके खुद को छोड़ने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। वह जानता था कि वह ड्रैगन स्क्वाड के सदस्यों को नहीं पा सकता, वह केवल इतना कर सकता था कि ड्रैगन स्क्वाड के सदस्यों के बिना योजना के अगले भाग को जारी रखे जिन्हें यहाँ गिरफ्तार किया जाना था। दक्ष अभी टेलीप का उपयोग करके जाने ही वाला था कि उसने एक आवाज सुनी। खैर यह मजेदार था लेकिन इससे थोड़ा दुख भी हुआ। दक्ष ने आवाज सुनी और पीछे देखा, उसने आवाज पहचान ली। उसने मलबा हिलते हुए और एक आदमी को बाहर उड़ते हुए देखा। वह आदमी दक्ष के पीछे उतरा। अंगूठी पाने का अच्छा प्रयास किया, गुप्त रहने का प्रयास बुरा रहा। खैर जब हम पहले ही उजागर हो चुके हैं तो हम क्या कर सकते हैं, कम से कम हमें वह तो मिल गया जिसके लिए हम यहाँ आए थे। अब यहाँ से जाने का समय है, वशून ने जोर से हंसते हुए कहा। व्हाइट विंड एंजल व स्पिरिट शैडो फिर से उसके पीछे दिखाई दिया। भयंकर हवा चारों ओर से घेरे में बहने लगी जिससे एक बवंडर जैसी दीवार बन गई जिसने ड्रैगन स्क्वाड के सदस्यों को धक लिया और उन्हें लोगों की नजरों से छिपा दिया। खैर आप लोग जानते हैं कि क्या करना है, घर जाने का समय हो गया है। एक दूसरे का था थाम लो। वशून ने घोषणा की। ड्रैगन स्क्वाड का एक सदस्य आगे आया और दक्ष का दाहिना हाथ पकड़ लिया। एक और ड्रैगन स्क्वाड सदस्य आगे आया और उस आदमी का हाथ पकड़ लिया। वो शून्य ने दक्ष का बायां हाथ पकड़ लिया और अपने दाहिने हाथ से ड्रैगन स्क्वाड के दूसरे सदस्य का हाथ पकड़ लिया। जल्द ही वशुन के बीच में एक मानव श्रृंखला बन गई। उसके बाएं ओर 9 लोग थे और दाईं ओर भी 9 लोग थे। जब वे यहाँ आए थे तब उनकी संख्या 20 थी लेकिन उनमें से एक इस मिशन में पहले ही मर चुका था। हाथों को कसकर पकड़ो, अगर तुमने अपनी पकड़ खो दी तो तुम नीचे गिर जाओगे और मैं तुम्हें वापस लाने नहीं आऊंगा। वशु ने घोषणा की। हवा की दीवार को नष्ट कर दिया। फीनिक्स संगठन ने घोषणा की क्योंकि वे सभी हमला करने के लिए तैयार थे लेकिन तभी उन्होंने बवंडर से कुछ निकलता हुआ देखा। वे वूज उनको उड़ते हुए देख सकते थे। ऐसा लग रहा था कि वह ड्रैगन स्क्वाड के अन्य 18 सदस्यों को ले जा रहा था। उन पर हमला करो, उन्हें भागने मत दो, किसी ने चिल्लाकर आदेश दिया। सभी ने वशुन की दिशा में हमला करना शुरू कर दिया। शासक अपना जादू दिखाओ, वो शू ने हंसते हुए कहा। एक शासक युद्ध आत्मा उस आदमी के पीछे प्रकट हुई जिसे वह शून्य शासक कहा था। युद्ध आत्मा ने आसपास के स्थान की धारणा को बदल दिया जिससे हमलावर और उनके बीच की दूरी वास्तविकता से कहीं ज्यादा हो गई। हमले जितनी ज्यादा दूरी तय करते उतनी ही ज्यादा ऊर्जा खोते और कमजोर होते जाते। फिर एक अवरोध बनाओ और कमजोर हमले का ख्याल रखो। हम जल्द ही शहर की सीमा से बाहर होंगे।
थे। वशु ने घोषणा की फिन नामक व्यक्ति के पास एक सुरक्षा प्रकार का वॉर स्पिरिट था जिसने उनके और हमलों के बीच एक पारदर्शी अवरोध बनाया। जो हमले पहले से ही कमजोर थे वे ढल को तोड़ने में सक्षम नहीं थे। भले ही हमलों की संख्या बहुत अधिक थी, फीनिक्स संगठन के अधिकांश सदस्यों ने अपने उड़ने वाले जानवरों पर सवार होकर ड्रैगन स्क्वाड का पीछा करना शुरू कर दिया। केवल कुछ लोग ही बचे थे जो घायल लग रहे थे। मुझे उम्मीद है कि वे उन्हें पकड़ लेंगे। फीनिक्स संगठन के सदस्यों में से एक जो पीछे रह गया था ने अचानक मलबे से खांसी की आवाज सुनी जिससे वह बुदा आया। वह आगे बढ़ा और मलबे को एक तरफ हटाया जिससे वमय का पता चला जो अभी भी जीवित लग रहा था। मिलिन को केवल हल्की चोट लगी थी। ड्रैगन स्क्वाड के कमीने कहाँ हैं? वमन ने पूछा। जब उसे मलबे से बाहर निकाला गया वे भाग गए। हमारे लोग उनका पीछा कर रहे हैं, उस आदमी ने जवाब दिया। हाँ वे भाग गए, मैं देखूंगा कि वे कितनी दूर भाग सकते हैं। बमिल ने अपनी मुट्ठी भींच हुए कहा। उसके चारों ओर की हवा गर्म होने लगी क्योंकि उसके पीछे बमिल युद्ध आत्मा छाया बनने लगी थी। जैसे ही उसके आसपास की हवा गर्म होने लगी बमिल के पीछे एक बमिल छाया आकार लेने लगी। जिस व्यक्ति ने उसकी मदद की थी वह स्वयं को गर्मी से बचाने के लिए पीछे हट गया। मैं उन्हें स्वयं पकड़ लूंगा, बमिल ने बड़बड़ा हुए कहा। जब उसने ज्वलंत पंख बनाने शुरू किए लेकिन इससे पहले कि पंख सफलतापूर्वक बन पाते उसने अपने घुटनों पर गिरते हुए मुंह से खून निकाला। मास्टर बमिल फीनिक्स संगठन का सदस्य दौड़कर उसके पास गया और उसे फिर से खड़ा होने में मदद की। क्या आप घायल हैं? उन्होंने पूछा। ऐसा ही लगता है, मैं अभी अपनी युद्ध भावना का उपयोग नहीं कर सकता, बमिल ने दूर क्षितिज की ओर देखते हुए कहा। वह जानता था कि वह उनका पीछा नहीं कर सकता। हाँ ठीक है, क्या उनका नेता भागते समय उनके साथ था या मेरे हमलों में उसकी मृत्यु हो गई थी? बिलियन ने पूछा। वह हमले के बाद ठीक हो गया, वह वही है जो बाकी लोगों को ले गया, आदमी ने जवाब दिया। वह ठीक नहीं होगा, शायद वह भी घायल हो लेकिन वह इसे छिपा रहा है। फिर भी एक घायल शेर भी मार सकता है, हमारे आदमियों के लिए उन्हें पकड़ना मुश्किल होगा, बिलियन ने भूख सड़ते हुए कहा। जैसा कि उसने उम्मीद की थी उसके आदमियों को ड्रैगन स्क्वाड तक पहुंचने में वास्तव में कठिनाई हो रही थी। वशु की उड़ान की गति लगभग उनके उड़ने वाले घोड़ों की गति जितनी ही थी। उन्हें अपने और वुशु के बीच की दूरी कम करने में कोई सफलता नहीं मिल रही थी। वे अपने हमलों के जरिए वुशुन और उसके आदमियों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते रहे लेकिन वशुन की रक्षा भी काफी अच्छी थी। वशुन अपने आदमियों की युद्ध आत्मा का पूरा इस्तेमाल करके खुद को बचा रहा था। जल्द ही वशुन शहर की सीमा पार करने में कामयाब हो गया लेकिन उसकी गति धीमी होती दिख रही थी। अपने घोड़ों को बुलाओ, मैं अब और नहीं रुक सकता, अब उन्हें छोड़कर जाने का समय आ गया है, वशुन ने अपने आदमियों से कहा। सभी ने अपने डार्क स्पिरिट घोड़ों के नाम पुकारे जिन्हें उन्होंने पास के जंगल में छोड़ दिया था। जब वे उसके ऊपर से उड़ रहे थे डार्क स्पिरिट घोड़े जंगल से बाहर आए और ऊपर की ओर उड़े। ड्रैगन स्क्वाड के सभी सदस्य एक दूसरे का हाथ छोड़कर अपने पंख वाले घोड़ों के ऊपर से नीचे कूद पड़े। वशुन भी दक्ष के साथ अपने डार्क स्पिरिट घोड़े पर सवार होकर उतरा। फीनिक्स संगठन के सदस्यों को अब एक और समस्या का सामना करना पड़ा। पहले तो वे सोच रहे थे कि वशुन की ताकत खत्म हो जाएगी और वे उसे पकड़ लेंगे लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनके आत्मा घों पास में ही छिपे हुए थे। डार्क स्पिरिट हाउस के आने के बाद भाग रहे दुश्मन को पकड़ना और भी मुश्किल हो गया। यही समस्या थी क्योंकि सभी घोड़ों की गति लगभग एक जैसी थी और इसके अलावा डार्क स्पिरिट हाउस थोड़े ही तेज थे, इसलिए भागने के मामले में वे सबसे अच्छे घोड़े थे। चाहे उन्होंने कितनी भी कोशिश की उनके हमले काम नहीं कर रहे थे और दोनों पक्षों के बीच की दूरी समय के साथ बढ़ती ही जा रही थी। आमने सामने की लड़ाई में ड्रैगन स्क्वाड का प्रदर्शन बेहतर रहा लेकिन भागने और पीछा करने में वे उतने अच्छे नहीं रहे। अब उनका पीछा छोड़ने का समय आ गया है। छोटे दोस्त तुम आगे बढ़ो, मैं अभी वापस आता हूँ, वशुन ने कहा और उसने डार्क स्पिरिट हाउस से छलांग लगा दी जिससे दक्ष उस पर अकेला रह गया। वशुन फीनिक्स संगठन के सदस्यों की दिशा में वापस उड़ गया। सावधान, वह यहाँ आ रहा है, फीनिक्स संगठन के सदस्यों ने अपने जानवरों को रोकते हुए कहा। हालांकि वशुन उनके करीब नहीं आया, वह हवा में ही रुक गया और उसने अपने हाथ आसमान की ओर उठा दिए। उसके पीछे सफेद पंखों वाले देवदूत की छाया दिखाई देने लगी। छाया अब उसके आकार से दुगुनी हो गई थी। वो शोन के इर्द गिर्द एक बवंडर बनने लगा जो फैलता ही चला गया। ये बड़ा होता गया और जल्द ही कई छोटे छोटे बवंडर में बंट गया। पूरी तरह से घने पंखों से बने तीव्र बवंडर उन लोगों की ओर बढ़ने लगे जो ड्रैगन स्क्वाड का पीछा कर रहे थे। इन छोटे आदमियों के साथ मजे करो, मैं भाग रहा हूँ, वशुन ने कहा और वह उन डार्क स्पिरिट घोड़ों की दिशा में उड़ने लगा जो कुछ दूरी पर उसका इंतजार कर रहे थे। उसने दक्ष के सामने अपना स्थान ले लिया और वह फिर से आगे की ओर उड़ने लगा। दक्ष ने पीछे मुड़कर देखा कि कोई उनका पीछा कर रहा है या नहीं। चिंता मत करो, मेरे हमले से निपटने में उन्हें बहुत समय लगेगा, मुझे इसके लिए अपनी थोड़ी बहुत ताकत लगानी पड़ी। वे इतने कम समय में इससे नहीं निपट सकते जब तक कि बमिल उनकी मदद के लिए ना आ जाए। जब तक वे इससे निपट तब तक हम उनकी पहुंच से बहुत दूर हो चुके होंगे, वशुन ने मुस्कुराते हुए दक्ष से कहा। दक्ष ने अपना सिर हिलाया। खैर, मुझे अंगूठी दे दो, मुझे देखने दो कि इसमें क्या खास
बात है। वश ने अपना हाथ बढ़ाते हुए दक्ष से कहा। दक्ष ने रॉयल ट्यूटर की अंगूठी वश को दे दी। हम वश ने ध्यान से समय देखना शुरू किया। मुझे इसमें कुछ भी खास नहीं दिखता, ये बस थोड़ा सा सुंदर है, लेकिन ये कोई शक्तिशाली कलाकृति नहीं लगती। वो ने असमंजस में कहा, मुझे नहीं लगता कि हम इसकी विशेषता देख सकते हैं। मैंने जो सुना है उसके अनुसार जिस व्यक्ति से यह अंगूठी बंधी है केवल वही इसकी विशेषता देख सकता है और केवल वही व्यक्ति इसका उपयोग कर सकता है। ये राजा से बंधी थी, इसलिए मैंने सोचा कि वह इसे अपने पास रखेगा, लेकिन राजा ने किसी कारण से अंगूठी शाही शिक्षक को दे दी। दक्ष ने भूर सिकुड़ना। अब मुख्य प्रश्न यह है कि राजा ने इतनी शक्तिशाली कलाकृति शाही शिक्षक को क्यों दी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि वह जानता था कि अंगूठी उससे बंधी हुई है और शाही शिक्षक इसका उपयोग नहीं कर सकता। जहां तक अंगूठी की बात है तो उसने इसे शाही शिक्षक को दिया, शायद इसे सुरक्षित रखने के लिए, दक्ष ने कहा और आगे बढ़ते हुए एक कहानी गढ़ी। यह बात थोड़ी अटपटी लगती है लेकिन इसमें दम है। वशु ने अंगूठी की ओर देखते हुए कहा। हाँ, दक्ष ने चेहरे पर मासूम मुस्कान के साथ सिर हिलाया। अब चीजें जटिल होने जा रही है। वशु ने आकाश की ओर देखते हुए कहा। क्यों, दक्ष ने असमंजस में पूछा। वशु ने कहा, मैं बिना कोई सबूत छोड़े चुपके से बाहर निकलना चाहता था, लेकिन अब हर कोई जानता है कि हमने अक्ष साम्राज्य में प्रवेश किया और उनके शाही शिक्षक की हत्या कर दी। हर कोई जानता है कि यह ड्रैगन स्क्वाड था जिसने ये किया था। तुम्हें क्या लगता है कि अक्षा साम्राज्य अब क्या करेगा, उसने दक्ष से पूछा। वह युद्ध की घोषणा करेगा और अंगूठी वापस लेने की कोशिश करेगा, दक्ष ने जवाब दिया। वह अंदर से मुस्कुरा रहा था क्योंकि भले ही वे अंदर घुसने में कामयाब हो गए हो, लेकिन ऐसा होने वाला था। आखिरकार वह यही चाहता था। हाँ, अगर उन्होंने इतना कुछ करने के बाद भी कुछ नहीं किया तो पूरी दुनिया उन्हें काय कहेगी। अपनी जो भी प्रतिष्ठा बची है उसे बचाने के लिए वे युद्ध की घोषणा कर देंगे। युद्ध अब बहुत करीब है, कम से कम वे अब इस खतरनाक कलाकृति का उपयोग नहीं कर सकते। उनके बिना इसका उपयोग किए हम आसानी से युद्ध जीत सकते हैं, वशून ने उत्तर दिया। उन्होंने कहा, हालांकि युद्ध में हमारे कई निर्दोष योद्धाओं की जान चली जाएगी, क्या आप उनके जीवन के बारे में चिंतित हैं? दक्ष ने वशून से पूछा। उसने नहीं सोचा था कि वशून जैसा व्यक्ति जिसने इतने सारे युद्ध देखे हैं, वह उन सभी परिस्थितियों के बाद जीवन के बारे में चिंतित होगा। क्यों, क्या मैं जीवन के बारे में चिंतित नहीं हो सकता? मेरा अपना बेटा युद्ध में भाग लेगा। ना केवल मेरे बेटे का जीवन बल्कि मेरे सभी लोगों का जीवन मेरे लिए कीमती है। अगर एक भी जीवन खो जाता है तो ये पहले से ही बहुत ज्यादा है। वो शून्य आह भरते हुए कहा, सच है, आपके आदमियों की जान आपके लिए कीमती होनी चाहिए। क्या आपको युद्ध से नफरत है? दक्ष ने पूछा। वशून ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे युद्ध पसंद है, बस मुझे लोगों को खोना पसंद नहीं है। वैसे भी जब हम वापस जाएंगे तो आपको इस मिशन में आपके प्रदर्शन के लिए एक विशेष पुरस्कार मिलेगा। मुझे यकीन है कि आपको पुरस्कार पसंद आएंगे। जहां तक आने वाले युद्ध की बात है, मुझे यकीन है कि हम उससे भी निपट लेंगे। उन्होंने आगे कहा। हाँ, दक्ष ने बोलना बंद करते हुए कहा, तो तुमने ये सब सिर्फ दो राज्यों के बीच युद्ध करवाने के लिए किया क्या? अक्षा साम्राज्य द्वारा सुनाई साम्राज्य पर हमला करने की तैयारी की अफवाह फैलाना उनके लिए युद्ध छेड़ने के लिए पर्याप्त नहीं होगा? जून ने दक्ष से पूछा। नहीं, मैं चाहता था कि अक्षा साम्राज्य युद्ध की घोषणा करे, अब वे यही करेंगे। यह मेरी योजना के पहले भाग की सफलता को दर्शाता है। अब दूसरे भाग में बैकअप विकल्प की तलाश होगी, कुछ ऐसा जिसे मैं बाद में वापस ले सकता हूं अगर चीजें खराब होती है। दक्ष ने अपने विचारों का उपयोग करते हुए जुन से कहा, तुम आगे क्या करो? जुन ने दक्ष से पूछा। मैं युद्ध में लड़ूंगा, इतना ही नहीं, मैं युद्ध को फिर से अक्ष साम्राज्य के शाही शहर में ले जाऊंगा। दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, युद्ध को उनके पास ले जाना? अगर ऐसा हुआ तो सुनाई साम्राज्य की जीत सुनिश्चित है। फिर क्या तुम सुनाई राजा से अक्ष साम्राज्य का ताज मांगोगे? जून ने दक्ष से पूछा। हाँ, नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं युद्ध में शामिल होने से पहले सुनाई राजा से कहूंगा कि वह मुझे अक्ष साम्राज्य का राजा बना दे, ताकि मुझे उससे दोबारा पूछने की जरूरत न पड़े। लेकिन राजा बनना वह नहीं है जो मैं चाहता हूं। मैं जो चाहता हूं वह है परिणाम। मैं इसे इस तरह से करना चाहता हूं कि भविष्य में कोई खतरा ना रहे। वे मर जाएंगे। दक्ष ने कहा, दोनों राजा मर जाएंगे। ड्रैगन स्क्वाड के नेता और फीनिक्स संगठन के नेता मेरे सामने झुकेंगे। अक्ष राज्य के नागरिकों के दिल में मेरे लिए प्यार के अलावा कुछ नहीं होगा। मिली आई उस राज्य में शाश्वत शांति का आनंद लेगी जिसे मैं उसके लिए छोड़ दूंगा। उसने जून से कहा। हाँ, मुझे ये देखने में बहुत दिलचस्पी है कि आप ऐसा कैसे कर पाते हैं। यदि आप ऐसा करने में सफल हो जाते हैं तो यह अविश्वसनीय होगा। जुन ने हंसते हुए कहा, तारक महत का उल्टा घर वापस ग्रह पर उसका असली शरीर अभी भी उस तहखाने के अंदर एक छोटे से पानी के तालाब के पास एक अंधेरे कमरे में पड़ा था। पूरी जगह एकदम खाली लग रही थी। उस जगह के अंदर का सन्नाटा और खालीपन कुछ दराबरा कंतरान कनूसी दुनिया के एक अलग कोने में एक छोटा सा घर था जिसमें एक छोटा सा लड़का बैठा था। वह लड़का 5-6 साल का लग रहा था। लड़के के बाल काले थे और आंखें खूबसूरत नीली थी। वह वही लड़का था जिसे भूत मंदिर
मंदिर विशेष क्षेत्र के अंदर प्राचीन कब्र से मुक्त किया गया था। लड़के ने रेनबो फीनिक्स मूर्ति को छुआ था, जो प्राचीन असंख्य जानवर की मूर्ति के ठीक बगल में रखी गई थी। जैसे ही उसने मूर्ति को छुआ, मूर्ति टूट गई, लेकिन इससे पहले कि वह उस स्थान से बहुत दूर चला जाता, लड़का एक सुनसान जगह पर पहुंच गया था। उसे नहीं पता था कि वह कहाँ है। लड़के को अंधकार में अनंत काल बिताने के अलावा किसी और चीज की याद नहीं थी, इसलिए उसे प्रकाश में रहना काफी पसंद था। वह भगवान जानवर काले कछुआ कबीले के उत्तराधिकारी और युवा मास्टर से मिला, जो कबीले के सदस्यों से भागकर वहां पहुंचे थे, जो उसे भगवान जानवर क्षेत्र में वापस लाने की कोशिश कर रहे थे। जब काले कछुए कबीले का युवा मास्टर उत्तर न मिलने के कारण गुस्से में उस युवा लड़के पर हमला करने वाला था, तो वो रुकना पड़ा और भागना पड़ा, क्योंकि उसने अपने कबीले के सदस्यों को वहां देखा था, जिससे युवा लड़का मुक्त हो गया। युवा लड़के ने रेगिस्तान में कुछ दिन और बिताए। उसके बाद उसे एक बूढ़ी महिला ने धूम निकाला। बुढ़िया ने एक छोटे लड़के को गर्मी के दिन रेगिस्तान में खड़े देखा। उसने उससे उसके परिवार के बारे में पूछा, लेकिन ऐसा लगा कि लड़के को किसी परिवार के बारे में पता नहीं था। बुढ़िया ने सोचा कि लड़का अनाथ है, जिसे या तो छोड़ दिया गया है या वह अपना रास्ता भूल गया है। उसने उस भटकते हुए लड़के को अपने गांव वापस लाने का निर्णय लिया। उसने उस छोटे लड़के का नाम भी रखा, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि उस लड़के का अपना कोई नाम नहीं था। उसने उस छोटे लड़के का नाम रखा जूलिया। इस तरह वह युवा लड़का एक छोटे से गांव में पहुंच गया। किसी को भी नहीं पता था कि यह छोटा लड़का कौन था। उन्हें सिर्फ इतना पता था कि वह एक अनाथ था, जिसे एक बूढ़ी औरत ने रेगिस्तान में पाया था और उसे अपने छोटे से घर में ले आई थी। उन्हें नहीं पता था कि जिस लड़के को वे बच्चा समझ रहे थे, वह उनकी कल्पना से कहीं ज्यादा बड़ा था। लड़का ज्यादा बात नहीं करता था, वह सिर्फ सुनता था और अलग अलग चीजों को ऐसे देखता था जैसे कि वह उन्हें पहली बार देख रहा हो। उसके चेहरे पर हमेशा उत्साह रहता था, जो उसके आसपास के सभी लोगों को खुश कर देता था। गांव वालों ने एक और बात नोटिस की थी। जब से इस लड़के को गांव में लाया गया था, गांव में चारों तरफ खुशनुमा मौसम हो गया था। गांव में भारी बारिश होती थी, जिससे सभी के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाती थी। बारिश की वजह से खेती भी प्रभावित होती थी, लेकिन जब से लड़के को यहाँ लाया गया है, तब से ऐसी बारिश फिर कभी नहीं हुई। आसमान हमेशा धूप वाला रहता था। उस छोटे लड़के का नाम जूलिया था, जो यहाँ अच्छा समय बिता रहा था। उसे यहाँ लाने वाली बूढ़ी महिला ने उसे कई चीजें सिखाई। उसे लिखना और पढ़ना सिखाया गया। उसे और अधिक बोलने के लिए भी कहा गया, क्योंकि वह पहले से ही बोलना जानता था। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि यह अच्छी चीजें ज्यादा दिनों तक नहीं टिकने वाली थी। तारांकित का सब कुछ शांतिपूर्ण था। किसी भी प्रमुख धर्मी या दुष्ट संप्रदाय को यह पता नहीं चला था कि संप्रदाय के इतने सारे सदस्यों को मारने वाला व्यक्ति डार्क सोल संप्रदाय का हिस्सा था। 1 महीने की खोज के बाद भी संप्रदायों को दक्ष और उसके ठिकाने का पता नहीं चल पाया। वे उस जगह को खोजने में सफल रहे जहां एल्डर्स दक्ष को पकड़ने गए थे। शुई साम्राज्य, जो दक्ष का गृह राज्य था, जब वे वहां पहुंचे तो उन्हें हर जगह खंडहर ही खंडहर दिखाई दिए। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने शुई साम्राज्य के शाही शहर को बेरहमी से नष्ट कर दिया हो। कोई नहीं जानता था कि यहाँ क्या हुआ था। किसी को भी नहीं पता था कि रॉयल सिटी को किसने नष्ट किया, लेकिन कुछ लोगों ने बताया कि जिस दिन ये घटना हुई, उस दिन उन्होंने एक विशालकाय सांप जैसा प्राणी राज्य के ऊपर उड़ते हुए देखा था। राज्य के सभी बड़े कुलों को शाही शहर में रखा गया था। जब वे सभी नष्ट हो गए तो राज्य ने अपने सभी शक्तिशाली योद्धाओं को खो दिया। तीसरे दर्जे के राज्य से यह एक अनरंकित राज्य में गिर गया। शाही परिवार भी खत्म हो गया। शाही परिवार से सिर्फ 2 लोग ही बचे। उनमें से एक यू कबीले का सबसे बड़ा राजकुमार था, जिसे दूसरे दर्जे के राज्य में एक प्रमुख संप्रदाय के शिष्य के रूप में चुना गया था। दूसरा व्यक्ति नताशा था। फ्रेंड्स, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरे बैकअप चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। अगर इस चैनल को कुछ भी होता है तो आगे की स्टोरी मेरे बैकअप चैनल और नोवेल एक्सप्लेनर और सुपर एफएम स्टोरी पर अपलोड होगी, और मेरे टेलीग्राम चैनल नोवेल स्टोरी टेलर को भी ज्वाइन कर ले। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आप इस स्टोरी का नेक्स्ट एपिसोड जल्दी चाहते हैं तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और कमेंट करें। यूं नताशा शुई साम्राज्य की तीसरी राजकुमारी थी। उसे भी अपने भाई के समान ही दक्ष के कबीले से लंगजुयन के साथ उसी संप्रदाय में चुना गया था। दक्ष ने आयशा को अपने साथ ले लिया, क्योंकि वह उसके कबीले का हिस्सा थी और वह जानता था कि दुश्मन उसे न पाकर उसके कबीले से सभी को मिटाने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन वह नताशा को अपने साथ नहीं ले गया, जिसके साथ उसका दोस्ताना रिश्ता था। नताशा ने ड्रैगन सिटी की तबाही देखी थी। जिस दिन उसे पता चला कि उसका परिवार और उसका शहर नष्ट हो गया है, उस दिन वह बहुत रोई थी। जिस दिन उसने ये देखा, उसने उस व्यक्ति को खोजने और उसे मार डालने की शपथ ली। जिसने ये किया था वह उस व्यक्ति के प्रति क्रोध और घृणा से भर गई, जिसने उसका सब कुछ नष्ट कर दिया था। उसका घर और उसका शहर खंडहर में तब्दील हो गया। उसके परिवार के सभी सदस्य मारे गए, जिनमें उसका भाई भी शामिल था, जो दूसरा राजकुमार था। कुछ दिनों बाद वह गायब हो गई। किसी को नहीं पता कि वह कहाँ गई। सबसे बड़ा राजकुमार इस अनरंकित राज्य का नया राजा बन गया और उसने राज्य को पुनः पटरी
पर लाने तथा अपनी बहन जो गायब हो गई थी की खोज करने के लिए प्रयास शुरू कर दी दिए। ये सब एक रहस्य था, कोई नहीं जानता था कि एक ही दिन में तीसरे स्थान पर आने वाले राज्य ने सब कुछ कैसे खो दिया। महाद्वीप के केवल 19 प्रमुख संप्रदायों को ही इस बात का अंदाजा था कि क्या हुआ होगा, लेकिन उन्होंने इन नीच लोगों को जिन्हें वे चींटियां मानते थे ये बताने की जहमत नहीं उठाए। 1 महीने की खोज के बाद उन्होंने अपराधी को खोजने की उम्मीद लगभग छोड़ दी थी। उन्होंने अपने प्रयास कम कर दिए लेकिन फिर भी पूरी तरह से नहीं रोके। तारांकित कुछ समय बाद एक अलग ग्रह पर उन्हें कुछ और मिला। उन्होंने पाया कि देव जानवर ड्रैगन कभी के यू जमीन कुछ छिपा रहे थे। काले